और मैं आदरणीय अपनी प्रतिभा विश्वास जी को भी विनंती करूंगा कि वे मंच पर यहाँ पर आगमन करें। साथ में शैलेश का स्वागत है और साथ में अमित वालावलकर जी अपने बीच में है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंबई के महानगर के मंत्री ऐसे निधि गाला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम जरा जोरदार स्वागत करेंगे। और सभी को मैं विनंती करता हूँ, निधि गाला जी को विनंती करता हूँ कि वे आज के सभी आए और दीप प्रागट्य के लिए अग्रसर हों। पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए आइए, जोरदार तालियों से हम इस घटना को मैं सभी अतिथियों से और आज के से विनंती करता हूं कि वे अपना आसन ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम का नाम जैसे हम पीछे पढ़ रहे हैं, घे भरारी उद्योग एंटरप्रेन्योरशिप, हम कि जहां पर हर छोटा बच्चा, हर आने वाला महाविद्यालयीन छात्र एक स्वप्न देखता है कि मेरी भी। यह कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। महाविद्यालय के सभी ऐसे छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। जरा अपने लिए और आज के अपने अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। जब यह कार्यक्रम की सूचना मिली होगी तो ऐसा कहा गया होगा कि महाविद्यालय के छात्रों के लिए उनको यह उद्योजकता बताने के लिए और कुछ अपने बीच में ऐसे छात्र हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत शून्य से प्रारंभ किया और शुरुआत भले शून्य रही हो, लेकिन आज अपने व्यवसाय की बहुत बुलंदियों पे वे पहुंचे हैं। तो ऐसे कुछ उद्योजकों का भी यहाँ पर हम सम्मान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे उद्योजकों का सम्मान करेंगे और उसके बाद में आगे के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो मैं सबसे पहले विनंती करता हूँ कि अपने बीच में जो आज के विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, ऐसे श्री प्रशांत सकपाल, शायद मेरे ख्याल से थाने से आया हुआ कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसको प्रशांत कॉर्नर यह नाम पता नहीं है। सबको पता है? तो ऐसे प्रशांत कॉर्नर के प्रशांत सकपाल जी आज के अपने विशेष अतिथि हैं और उनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय सतीश कुमार जी को विनंती करता हूं कि वे एक भेंट स्वरूप उनको दें और पुष्प दे करके उनका स्वागत करें। तालियां बजनी चाहिए। ये सम्मान केवल प्रशांत सकपाल जी का ही नहीं है, परंतु यह उद्योजकता का है। धन्यवाद सतीश जी। अब हम विनंती करते हैं माननीय सतीश जी को कि वे आज के अपने करके और स्वागत करें। दूसरा लेकर क्या शैलेश राजपूत जी जो हैं वो हम सबको परिचित हैं, स्मार्ट उद्योजक। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प उन्होंने चलाया है और शून्य से उन्होंने भी शुरुआत की थी। आज उनके पास 14,000 वाचक और 14,000 ऐसे उद्योजक उनकी यादी में हैं जिन्होंने नए से उद्योग शुरू किया और अपनी बुलंदियों पर पहुंचे हैं। ऐसे शैलेश राजपूत जी हमारे बीच हैं। अब मैं विनंती कर उपस्थित हैं तो अमित जी का भी शाल श्रीफल दे करके वे स्वागत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। अमित जी ने भी ऐसे ही शून्य से प्रारंभ किया और
एक छोटी सी नर्सरी शुरू की थी, लेकिन अभी करजत में जाएंगे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी एक नर्सरी शुरू की है और अनेक लोगों को उसमें से उन्होंने रोजगार प्रदान किया है। और एक बड़ा अच्छा जी भी अपने बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय सतीश जी को विनती करूंगा कि उनका भी जो है वो स्वागत करें। एक नहीं दो, और एक ही नहीं, दो पुस्तकें लिखी है। तो ऐसे प्रतिभा विश्वास जी का यहाँ पर स्वागत है और यहाँ पर पुस्तकें भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। ऐसी दोनों पुस्तकें यहाँ पर बताई जा रही है। बहुत ही वाचनीय पुस्तकें हैं और इसमें से केवल पुस्तक पढ़ करके भी आईएएस बना जा सकता है, ये इसकी प्रचिति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वैसे आज के इस कार्यक्रम के वे होस्ट हैं, वैसे इस कार्यक्रम अपने बीच में उपस्थित हैं। तो मैं माननीय सतीश जी को विनती करूँगा कि उनका भी एक पुस्तक दे करके वो स्वागत करें। ये स्वागत करना है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक छोटी उम्र की ऐसे कॉलेज में जाने वाली अपनी तरुणी है, लेकिन पूरे महानगर का, मुंबई महानगर का दायित्व लेकर के बहुत बहुत स्वागत है। अपने ही घर में आपका स्वागत है। तो आज के इस स्वागत समारोह के बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा अमित वालावलकर जी को। अमित जी का जैसे मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया कि उन्होंने छोटे सी एक नर्सरी शुरू की और आज एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य उन्होंने करजत में शुरू किया है। और ऐसे अमित जी हमारे बीच में संक्षेप में उनका प्रवास जो भी रहा, जो भी संघर्ष उनको करना पड़ा, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। अमित जी। सम्मानीय व्यासपीठ सतीश कुमार जी, प्रशांत जी, राजपूत जी, प्रतिभा विश्वास जी, मिस गाला, सबको वंदन। मेरा नाम अमित वालावलकर है और मैं मुंबई विक्रोली में रहता हूँ। मैं एक्चुअली अपने गांव कोंकण रीजन से हूँ, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कुडाल तालुका, और उसमें मेरा छोटा सा घर है और गांव भी छोटा सा है। तो मेरी पढ़ाई वहाँ हो गई चालू। मैंने प्राथमिक शिक्षण जो बोलते हैं 1st to 4th सब गांव में किया। उसके बाद 5वीं से 10वीं मैंने मेरे बाजू के गांव में हाई स्कूल था वहाँ की। फिर 11वीं 12वीं में मैं जो तालुका प्लेस थी वहाँ से 11वीं 12वीं किया। उसके बाद मैंने BSc एग्रीकल्चर के लिए दापोली में कोंकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दापोली है, वहाँ एडमिशन ले लिया। वहाँ BSc एग्रीकल्चर किया। उसके बाद MSc एग्रीकल्चर किया और तुरंत मुझे एक नौकरी की ऑफ़र आ गई, तो मैंने की नौकरी एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मेरे घर की हालात बहुत ख़राब थे। मैं जब 8वीं में था तो मेरे पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और लकीली वो बच गए उसमें, बट 3 महीने वो कोमा में थे। तो घर में कोई कमाने वाला नहीं था और मैं बड़ा था। तो क्या हो गया कि एजुकेशन भी जो मेरा है पूरा स्कॉलरशिप पे और जो रिलेटिव्स है उनकी हेल्प पे हुआ था। तो नौकरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बिजनेस करने की इच्छा थी बट कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो मैंने जलगांव में 2000 रुपये की नौकरी स्वीकार कर ली और वो 8-9 महीने में वहाँ नौकरी करता था। उसके बीच में मुझे एक दूसरे कंपनी की ऑफ़र आ गई जिसमें मुझे 5000 की सैलरी थी। तो मैंने वो छोड़ के मैं करजत आ गया, जलगांव से करजत आ गया। और करजत में फिर मैंने मेरा जो नौकरी का प्रवास था वो चालू किया। तो वहाँ वो फार्म मैनेजर करके मैं था। वहाँ फार्म उनका एक बड़े कंपनी के मालिक थे, उनका फार्म था। फार्म में कुछ नहीं था, तो हमने वहाँ पूरा ज़ीरो से लेके कुछ एक नर्सरी डेवलप कर ली। उसके बाद यह बैंड्रा में हमारा एक नर्सरी का आउटलेट खुला। फिर हमने गार्डन के कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंडस्केपिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने चालू कर दिए। तो मैं फार्म मैनेजर से फिर डिविजनल मैनेजर बना। और ये नौकरी का फ़ायदा मुझे ऐसा हुआ कि जो एक छोटा डिवीज़न था, वो कंपनी का छोटा डिवीज़न था, तो उसमें सब जो बिज़नेस के 7 अंग होते हैं, जैसे मैनेजमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, R&D, ऐसे अलग अलग अंग होते हैं। तो वो सब मुझे देखने मिले
मैंने वो खुद हैंडल किए, सब में, HR में भी किया, फाइनेंस में किया। तो छोटी कंपनी में, जो छोटे डिवीज़न में काम करने का मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। मेरे मन में बिजनेस करने की चाहत तो पहले से ही थी, बट जो घर के हालात ऐसे थे कि नौकरी छोड़ के बिजनेस में वेंचर नहीं कर सकता था और इतना रिस्क नहीं लेता था, कोई सपोर्ट भी नहीं था। मेरे छोटे भाई भी पढ़ाई कर रहे थे, घर में माँ बाप की कोई कमाई नहीं, तो वो हिसाब से मैं बहुत लंबे समय तक नौकरी किया। ऑलमोस्ट 16 ईयर्स मैंने नौकरी की वहाँ। और उसका एक कारण था कि जो कंपनी के ओनर थे उनके साथ मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट था, और वो जो आदमी थे वो बहुत अच्छे आदमी थे। जैसे मालिक है ना, मालिक के जैसा कोई भी उनमें बर्ताव नहीं था, और वो मुझे बच्चे की तरह संभालते थे। तो वो रिलेशन मुझे वहाँ इतनी देर तक नौकरी करने के लिए मजबूर करता रहा। और जब वो रिटायर हो गए और उन्होंने फिर पूरा ये कर दिया, तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि अभी मैं मेरा कुछ चालू करूँगा। तो वो चालू करने से पहले मेरा कोशिश तो ऐसे ही था कि मैं एग्रीकल्चर में पढ़ा हूँ, एग्रीकल्चर के लाइन में, हॉर्टिकल्चर में ही मैं मेरा जो नौकरी में जो भी वही है, तो मैं यही क्षेत्र में करूँगा, तो वो मेरा पक्का था। तो इसके लिए मैंने कर्जत में ज़मीन ले ली। मेरी वाइफ भी नौकरी करती थी, शादी के बाद मेरे वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने ज़मीन पहले ही ली थी, जब नौकरी में था तभी ज़मीन ली थी। और उसमें फिर मैंने कुछ एग्रीकल्चर जैसे खेती है उसके कुछ एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। पहले 2 एक्सपेरिमेंट तो फेल गए क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता था। मैं मुंबई से, जैसे एग्रीकल्चर जो है या खेती है, जो ऊँट से जैसे शिप हाँकते हैं ना, वैसा नहीं होता है। यू हैव टू बी देयर, आपको वहाँ जाके ध्यान देना पड़ता है एवरी डे, बिकॉज ये जब खेत या कोई भी चीज़ है जो जिंदा है, लाइव है, उसके पीछे ध्यान देना ही पड़ता है। तो मुझे वो नुकसान हो गया। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये अपना क्षेत्र नहीं, मैं ऐसा लंबे रह के वो ये नहीं कर सकता। तो मैंने फिर नर्सरी जो है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो प्लांट्स रहते हैं जो जैसे आपने देखा होगा गार्डन्स में रहते हैं, ऑफिसेस में रहते हैं, वो बनाना चालू कर दिया। और जब नौकरी छोड़ने की सोची, तब सोचा कि ये नर्सरी में बड़ा करूँगा और ये नर्सरी के हिसाब से मेरी ज़िंदगी गुजारूंगा। और दूसरा एक उसमें लाइन है लैंडस्केपिंग, जो आप देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में, बिल्डिंग में, कहीं भी गार्डन्स रहते, तो वो गार्डन्स बनाने, ड्राइंग करना, डिज़ाइन करना, बनाना एक अलग क्षेत्र है, उसमें बहुत लोग काम करते हैं ऑलरेडी। तो वो क्षेत्र में हम मुंबई में जब काम करते तो उसमें काम करते थे। तो मैंने सोचा नर्सरी जो है, नर्सरी पहले वो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बनेगा और जो लैंडस्केपिंग जो है वो सेकेंडरी रहेगा। बट हुआ उल्टा। जब मैंने छोड़ दी तो जब मैंने 16 साल जब नौकरी की थी, तो हमारा ये एक तत्व था कि लोगों पहले तो सिंसियरली, ऑनेस्टली काम किया, लोगों को अच्छा क्वालिटी देने की कोशिश की और सर्विस दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे बहुत अच्छे रिलेशन मार्केट में थे। तो जब मैंने नौकरी छोड़ी और 1-2 क्लाइंट को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे छोड़ा नौकरी, तो बोला हमारे पास काम है, तुम क्यों नहीं करता है, कंपनी क्यों चाहिए। तो जब मैंने जैसे नौकरी छोड़ा तो दूसरे दिन से मेरे पास काम था। और मेरा 25 अगस्त 2014 में कंपनी मैंने जो 7 पेटल्स हॉर्टिकल्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोल के मैंने चालू किया, उसके 25 अगस्त को मैंने चालू किया और जस्ट 2-3 दिन में मेरे पास काम था। और पहले 6 महीने में मेरा 35 लाख का टर्नओवर था। अब दूसरे साल में, दूसरे बोले तो जब फर्स्ट ईयर आ गया कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, उसमें मेरा टर्नओवर 3.5 करोड़ का था और आज मेरा टर्नओवर 8.5 करोड़ का है। मेरे को 8 साल हो गए कंपनी में। मेरा नर्सरी तो चालू ही है, बट नर्सरी से ज़्यादा मुझे इधर ध्यान देना पड़ता है और बिजनेस ग्रो हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और मेरा जो पहले का बैकग्राउंड था, जो हमने पूरे ज़िंदगी में जो कुछ अच्छे कर्म किए थे, जैसे कस्टमर के लिए, उसके मुझे रिजल्ट आप भी मिल रहे हैं। और हम वही कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को अच्छे से अच्छा क्वालिटी, अच्छे से अच्छा
सर्विस टाइम में देना है, ये हम ये कर रहे हैं। तो मेरा एक मानना है कि आप कहीं से भी हो, कोई भी गांव से हो, कहीं से हो, आपको कोई डरने की चिन्ह ये नहीं है। मेरे जैसा गांव में आया, मराठी में पढ़ा हुआ आदमी, और आज मैं यहाँ हूँ, तो आप तो मुंबई में पढ़ते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और दूसरा क्या है कि मेरा एक मानना है कि आप जो बिज़नेस चालू करना चाहते हो वो आपके लाइकिंग में हो, आपका जो हॉबी है, हॉबी से जो बिज़नेस चालू होता है ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि उसमें आपको चाहत रहती है। आप एक कोई बिज़नेस करते हो कि बिज़नेस करना है करके करते हो, कोई फील्ड चूज़ करते हो, तो उसमें आपका रिसर्च और आपकी लगन नहीं रहेगी तो वो बिज़नेस बड़ा होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नहीं होगा ऐसा नहीं, हो सकती है, बट आप हॉबी में से बिजनेस डेवलप करते हो तो उसमें आपकी चाहत भी रहती है, लगन भी रहती है, और आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने बिजनेस चालू किया था तो मेरे पास कैपिटल कुछ नहीं था, 5 लाख का कैपिटल था खाली, और उसमें मैंने 35 लाख का पहले आधे ईयर में टर्नओवर किया था। तो पर मेरे पास एक आग थी, अंदर से आग थी, ये मैं करके दिखा करूँगा, और ये पॉजिटिव थिंकिंग ही मुझे आगे तक लेके गई, और इसलिए मैं यहाँ हूँ। और मैं आपको सबको आह्वान करूँगा कि आप अपने देखिए जो हॉबीज़ क्या है, या आपकी लाइकिंग क्या है, या आपको बिज़नेस करना है तो कौन सा बिज़नेस करते हो, अभी से देखना चालू करें। आप कॉलेज में हो और यंग एज में आप चालू करेंगे। मैं तो 40 ईयर्स के एज में चालू किया हूँ, अभी मेरा एज 48 ईयर्स है। आपको तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आप पहले चालू करो। अगर मैं पहले चालू करता था तो और ज़्यादा कुछ कर सकता था, बट हालत थी कि वो मैं नहीं कर पाया। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कंपटीशन वगैरह जो चीज़ें है ना, वो रहेंगी, हमेशा रहेंगी। कंपटीशन में या आप सोचेंगे कि एक बिज़नेस है, ये मैं एक XYZ बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसमें बाकी भी लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लगन, मेहनत और उसके जो कंटिन्यूटी है या जो सातत्य बोलते हैं वो रहेगा ना, तो बिजनेस में आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ये बोल के मैं मेरे सब समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने तो 8.5 करोड़ का काम करके दिखा दिया, तो फिर से एक बार उनके लिए तालियां बनती है, लगता है तो बहुत ही अच्छा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ शैलेश राजपूत जी को। बड़े अच्छे वक्ता हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत काम कर रहे हैं, तो ऐसे शैलेश राजपूत जी जिन्होंने स्मार्ट उद्योजक में विषय रखेंगे। जी तथा मान्यवर सभी, धन्यवाद। अभी हम सभी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, और कॉलेज में हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होंगे। हम सभी अपने अपने करियर में आगे बढ़ने का सोच रहे होंगे। हम सभी के कुछ प्लानिंग्स हो गए। हम सभी ने ऐसे सोचा होगा कि हम ये करेंगे, करियर में ये करेंगे, उसके बाद हम नौकरी करेंगे, ये पैकेज लेंगे, ये सारी बातें होगी। मगर हम जो सोच रहे हैं ये किस बलबूते पे है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, हम कुछ ना कुछ पाने की ये कर रहे हैं, मगर हम जो पाने की कर रहे हैं वो देने वाला भी कोई होना चाहिए। तो ये आज की ये समय है जो हम मांगने वाला ना होके देने वाला होने का सोच सकते हैं। उसके लिए हम ये तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी कॉलेज के बाद किसी के पास नौकरी मांगोगे, उससे अच्छा आप कॉलेज के बाद अपना कुछ शुरू करके किसी को नौकरी दे सकते हैं। आज का ये जो समय है, आज की ये जो परिस्थिति है, वो इसके लिए सबसे अनुकूल, मतलब हम स्वतंत्रता स्वाधीनता के बाद 75 साल पूरे हो गए। ये 75 सालों में देश ने बहुत बड़ा संघर्ष आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देखा है, मगर 75 सालों के बाद ये अभी हम इतने अच्छे समय में आए हैं कि हम पूरा देश आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। और ये आत्मनिर्भर होने में हर एक विद्यार्थी, हर एक युवा, इसकी सबसे महत्वपूर्ण इसमें योगदान होने वाला है। अभी हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को किसी न किसी पार्टनर की ज़रूरत होती है, पार्टनर यानी दोस्त की। तो ये दोस्त हम अभी से
अगर ऐसा सोचना शुरू करें कि हम अपना दोस्त ये भविष्य में जब हम अपना करियर स्टार्ट करेंगे, जब अपना खुद का कुछ ना कुछ शुरू करने का कोशिश करेंगे, तब अपना को फाउंडर को क्यों नहीं हो सकता। ये हमारे को फाउंडर हमारे पार्टनर के रूप में आज से ही अपने साथ हो सकते हैं। हम अभी से ऐसे 2, 3, 4 लोगों की टोलियां बना सकते हैं जो आगे जाके अपने स्टार्टअप के कोई CEO होगा, कोई CFO होगा, कोई चीफ टेक्निकल ऑफिसर होगा, कोई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा और अपनी एक यशस्वी ऐसी एक टीम, यशस्वी ऐसी एक स्टार्टअप हो सकती है। इस तरह से अगर हम अभी से सोचना शुरू करेंगे और खोजना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ ये खोज अभी से हो सकती है। अभी का ये जो समय है ये बहुत सारा डिजिटल युग है। हमें ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें बहुत सारा, जैसे भी अमित जी ने भी कहा कि बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ छोटे से पैमाने पे शुरू कर सकते हैं। आप सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। अगर हम अपने स्मार्टफोन में अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे, उनमें से कई एप्लीकेशन ऐसे हैं कि जिनकी शुरुआत कहीं ना कहीं कैलिफोर्निया में या फिर अमेरिका, न्यूयॉर्क में, अमेरिका के कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक अपने संशोधन के रूप में की थी। उन्होंने कॉलेज में संशोधन करके वो ऐप तैयार की। उसके बाद कॉलेज के बाद उसके लिए वो स्टार्टअप किया, फिर उन्होंने फंडिंग लाई और आज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बड़े बड़े ऐप पूरे दुनिया में छा गए हैं, पूरी दुनिया पे उन्होंने राज कर रहे हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। पहले ऐसे सोचा जाता था कि कोई भी व्यवसाय, उद्योग अगर शुरू करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। हम जो 80s और 90s के फिल्में देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई उद्योगपति है तो उसकी बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़े कारखाना, बहुत बड़ा फैक्ट्री होती है, बहुत बड़ा उद्योग होता है। अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी ये 2023 में, 24 में, 25 में अगर बिजनेस शुरू करना है, आपका एक स्मार्टफोन, आपका एक लैपटॉप, आपका एक इंटरनेट कनेक्टिविटी जो अभी हमारे सौभाग्य से ग्राम ग्राम में फाइबर से जोड़ा जा रहा है, तो ग्राम ग्राम में वो कनेक्टिविटी आ रही है। तो आप शहर में है, गांव में है, छोटे शहर में, बड़े शहर में, कहीं भी है, हिल स्टेशन पे है, कहीं से भी अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपना ये कर सकते हैं। पहले जो था सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स होते थे, आप कुछ ना कुछ बनाते थे। मान लो लड्डू बना लिए, मान लो कुछ टी-शर्ट बना लिए, मान लो कुछ कपड़ा बना लिए, मान लो कुछ मशीनरी बना ली। ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं। हम छोटे छोटे डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमें इसके लिए ज़रूरत सिर्फ इतनी है, हमें खोज करनी है। हमें क्या खोजना है? हमें यह खोजना है कि लोगों की कठिनाइयाँ क्या है। बस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कुछ हम बैठे, सोचा, चर्चा की, अपने दोस्तों के साथ चर्चा की, अपने को फाउंडर के साथ चर्चा की और अलग अलग प्रॉब्लम्स खोजना शुरू किए, अलग अलग प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाना शुरू किए और उसके दूसरी तरफ उस प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन हम क्या ले सकते हैं। क्योंकि इस देश में प्रॉब्लम पे बात करने वाले बहुत लोग हैं। हम अगर थोड़ी अपने से बड़े, अपने माताजी पिताजी के आयु के लोगों को देखेंगे तो प्रॉब्लम पे बहुत बात करते हैं। देश के सामने ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप वो सारे प्रॉब्लम लिख लो और दूसरी तरफ उस कागज के पीछे की तरफ उसके सॉल्यूशन लिखना शुरू करो और जब आप वो सॉल्यूशन लिखोगे तो वो सॉल्यूशन में आपका स्टार्टअप होगा। जैसे कि आप देखोगे कि कोई एक बंदा जा रहा था, उसको अपने गांव जाने था, बस बुक करनी थी, मिल नहीं रही थी, उसने एक ऐप डेवलप कर ली रेड बस नाम से। आज पूरे दुनिया, आज पूरे भारत में वो रेड बस की ऐप चल रही है। वैसे ही ओयो आया, वैसे ही उबर आया, वैसे ही अलग अलग ऐप, और हम ये सब यूज़ करते हैं, हम सबको सब पता है। बस ये हम भी कर सकते हैं। इतनी एक छोटी सी उम्मीद या फिर इतनी एक छोटी सी विश्वास, ये हमें कम गिरता है, ये हमें होता नहीं है। अगर आज से हम वो उस तरफ
उस दिशा में अगर सोचना शुरू कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये हम भी कर सकते हैं। जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हो सकता है, वो मुंबई के पवई में भी हो सकता है, मुंबई के माटुंगा में भी हो सकता है, हम जहाँ रहते हैं उस ग्राम में हो सकता है, छोटे शहर में हो सकता है, कहीं से भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप आज से ही अपनी टीम बना के हम कुछ सोचना शुरू कर दिए तो बहुत अच्छा होगा। हम स्मार्ट उद्योजक के माध्यम से यही करते हैं, हम उद्योजकों को इस तरह की कुछ कल्पनाएं देते हैं, अगर उन्हें कुछ करना है तो उसके राह दिखाते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन करते हैं। आज जो हम ये कार्यक्रम में आए हैं स्वावलंबी भारत के, उसके भी मैंने आयोजकों से सुना, वो ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ बना रहे हैं कि जहाँ पे आपको अगर कुछ मार्गदर्शन चाहिए आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं, कुछ उनसे सहायता ले सकते हैं और आपका खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं। बस ज़रूरत है सोचने की, दृढ़ निश्चय करने की और आगे जाने की। इस सब में एक बात जो इस सब के पीछे होगी वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कहा कि अभी भारत स्वर्णिम युग में जा रहा है, तो हम सबके दिमाग में, हम सबके मन में ये बात निश्चित होनी चाहिए, हम छोटा से छोटा योगदान जो भी देंगे इस देश के अगले जो भविष्य है, जो हम आगे जो एक बड़ा भारत को एक विकसित भारत के रूप में बनाने वाले, उसके लिए मेरा एक छोटा सा छोटा योगदान होगा। इस संकल्प के साथ अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम सभी जरूर यशस्वी होंगे। धन्यवाद। अत्यंत ऐसे शैलेश जी ने हमारे सामने 2 बातें रखी हैं। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करता हूँ, शायद यहाँ पर आए हुए सभी लोग जिनको पहचानते हैं, ऐसे कीर्ति कॉलेज की प्रिंसिपल प्रतिभा विश्वास जी को जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्रतिभा जी प्रिंसिपल तो हैं ही, साथ में अच्छी लेखिका भी है, उनके वक्तव्य से उसका हमको साक्षात्कार होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार सम्माननीय व्यासपीठ और यहाँ पे जो उपस्थित छात्र जो है, जिनकी आंखों में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे सपने हैं, और वो सपनों को साकार करने के लिए हमें हर समय किसी किसी आदर्शों की ज़रूरत होती है। और ऐसे ही आदर्श आज के मंच पे सब सम्मानित सदस्य आए हुए हैं, आप उनकी सबका मार्गदर्शन सुनेंगे। मैं एक कहना चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे बस कीर्ति कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने के लिए NSS ऑफिसर और उनके स्टूडेंट के लिए मैं आई थी यहाँ पे, और आयोजक ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि आपने ये प्रोग्राम में मुझे इतना महत्व दिया। और मैं एक बताना चाहती हूँ कि आपका परिचय मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आप प्रिंसिपल कह रहे हैं, मैं मराठी की अध्यापिका हूँ, लास्ट 28 इयर्स से सीनियर टीचर हूँ। और अभी जैसे बताया कि मैंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, ठीक है, वो MPSC और UPSC के लिए लिखी है, बट उसके बावजूद भी और कुछ लिखी है। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ, हैप्पीनेस टीचर हूँ। योगा, प्राणायाम, हैप्पीनेस, ये सब मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हम ये सब पॉजिटिविटी रखेंगे तभी जाके हम पढ़ाई में भी अच्छा काम कर सकते हैं, पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे सपने साकार होने के लिए हमारा अगर तन मन ये बहुत शुद्ध और बहुत सकारात्मक हो, तभी जाके ये सब चीज़ों का निर्माण जो है जो होने वाला है। तो अभी हमारे पहले जो 2 वक्ताओं ने अपने बारे में बताया, देखो बहुत कम लोग होते हैं कि जो सोने का चम्मच लेके आते हैं, बट महाराष्ट्र में देखा जाए तो हर एक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। महाराष्ट्र के तो परंपरा में बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि भाई एक नौकरी करो और अपना एक नॉर्मल लाइफ जियो, इसके आगे हमारे माताजी पिताजी हमें कभी कुछ बताते ही नहीं हैं। लेकिन अभी का रेशो अब हम देखेंगे तो भारत जो है अभी कितना सक्षम होता जा रहा है, या भारत का अभी का चित्र जो है आप पढ़ते होंगे या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि जहाँ पे जाए हमारे माननीय पंतप्रधान जी जाते कि कितना उनको स्वागत मिलता है, कितना प्यार मिलता है। और जितने सारे राष्ट्रों में जाते हैं वहीं पे भी देखा जाए तो इतना सम्मान एक भारत के पंतप्रधान को मिलता है। उसके साथ भारत की जो हमारी संस्कार है या हमारा जो धर्म है उसके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं। अभी मैं खुद 10 साल अमेरिका में रह चुकी हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि
कितनी सारी लेडीज़ ऐसी होती थी कि वो अपना बच्चों को जन्म देने के लिए भारत में आना पसंद करती है, क्योंकि भारत इतनी पायस, इतनी पवित्रता है, और हम ये सब इतने बड़े धरोहर के हम प्रतिनिधि हैं, उसके हम आगे चलाने वाले आप पीढ़ी है, ये सब तरुण पीढ़ी जला म्हणता येईल, युवा पीढ़ी है, और आपके हाथ के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर बहुत सारा बोझ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ज़रूर आपको प्रयास करना है, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। चाहे तो अभी सबने बताया है कि कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें तुरंत हमें कभी भी यश नहीं मिलता है। जैसे अभी मैं मेरा ही अनुभव कहूँगी, जब मैंने ये 2 बुक्स लिखी तो सारे के सारे IAS IPS अधिकारी उनको 5-5 साल लगे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के लिए, फिर प्रीलिम एग्ज़ाम पास करने के लिए, फिर वो मॉक टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ऐसे किसी ने, जबकि वो सब मेडिकल MBBS MD हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ये परीक्षाएं दी है, तो ये सब करके भी हारे क्या? वो हारे नहीं, एक उन्होंने एम किया था और वहाँ तक वो पहुँच गए, और अभी जिस पैमाने में वो सब काम कर रहे हैं, आप लोगों को सबको, काफ़ी लोगों ने तो मेरी बुक पढ़ी हुई है, तो कोशिश जब करते हैं तो हार तो नक्की होती नहीं है। बस हमें एक धाड़स जो बोलते हैं, एक साहस जो है, वो साहस हमारे में आना चाहिए कि भाई BSc करेंगे, MA करेंगे, BA करेंगे, IT में जाएंगे, बट हमारा A प्लान के बाद B प्लान, C प्लान भी होना चाहिए कि चलो जॉब तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक छोटा से छोटा स्टार्टअप जो है, छोटा से छोटा, आपने अगर देखा होगा कि कोरोना में मेरी एक ग्रुप है, उसमें 80 महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, बॉम्बे की, कि वो छोटे छोटे बिजनेस करती है, और वो छोटे छोटे बिजनेस के जरिए हम उसका बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगाते हैं। अब जिस हॉल में हम खड़े हैं, जिस हॉल का नाम जो किंग जॉर्ज हाई स्कूल के अंदर ये हॉल आता है, उसकी जो विश्वस्त है उनका नाम है श्रीमती अचला जोशी। सो अचला जी ये भी एक बहुत बड़ी उद्योजिका है, उनको वाइन लेडी कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा ही कुछ प्रयास किया, बाहर के देश में थी और देखते देखते वो बहुत बड़ी उद्योजिका बनी और बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ती बनी और बहुत नाम उन्होंने अपने काम से किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब था कि मेरे सामने जो, मैं तो कोई उद्योजिका हूँ ऐसा नहीं कहूँगी, बट मैं जब अमेरिका में कुछ साल रही तब मैं घर पर रहती थी, मुझे कोई परमिशन नहीं था बाहर जाने का, काम करने का, मेरे पास वो परमिट नहीं था, बट मैं घर से क्या कर सकती थी, तो मैं कम से कम $10 में 5 रोटी बनाती थी और आजू बाजू के जितने सारे लोग थे और उसके साथ सब्जी। तो मैंने छोटा सा ही, क्योंकि मेरी छोटी छोटी 2 बेटियां थी तो मेरे पास इतना समय नहीं मिलता था, बट मैं वहाँ रहती थी तो डेफिनेटली आई वुड हैव सम गुड रेस्टोरेंट चलाती थी या कुछ, तो अभी भी मेरे दिमाग में वो आता है, या फिर प्रतिभा मसाले करके एक ब्रांड मेरे मन में है कि वो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे मसाले जो है ये मेरी मसाला किंग धनंजय जी दातार आपको सबको मालूम होगा, जो दुबई में है और बहुत बड़े प्रोग्राम के वो हर समय बहुत बड़े स्पॉन्सर होते हैं। तो मसालों का और भारत का कितना गहरा संबंध है, तो ये सपने देखने में हर्ज क्या है, देखेंगे तो कभी तो जाके कुछ ना कुछ हम कर ही पाएंगे। रिटायरमेंट अभी थोड़ी पास में आ रही है, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग चल रहा है कि कहीं ना कहीं मैं भी कुछ तो उद्योजिका बनूंगी। यहाँ मैं आपको मार्गदर्शन कर रही हूँ, लेकिन ये मन में सपने जो है ये अभी ये एज में भी है कि जबकि बहुत सारे काम कर रही हूँ मैं, तभी भी ये मन है कि एक अपना कुछ जो है, अभी जॉब करना, ये करना, और आजकल तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप छोटा भी कुछ काम करते हो तो इतनी उसकी अच्छी सी पॉपुलैरिटी हो जाती है। हमारा जो महिलाओं का ग्रुप है छोटे छोटे कुछ भी, बट उसका FB पे आता है तो उसमें उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो जैसे आपने कहा कि कोई बड़े शॉप्स की ज़रूरत है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तो इतनी सारी योजनाएं हैं, अभी जिक्र ही हुआ कि ये सब योजनाएं बच्चों तक पहुंच जाए, कॉलेजेस में भी उसका अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंटेशन हो जाए और बच्चों को पता चले कि ये भी हम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें क्या है, एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसकी पहले ज़रूरत है, बट कुछ बिजनेस ऐसे है कि उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। मेरे खुद यजमान जो है वो IT में थे, बहुत बड़े इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट जॉब करते करते कहीं थक गए, 24 घंटे काम ही करो। फिर एक बार ऐसा हो गया कि जॉब छोड़ दिया, उन्होंने अपना स्टार्टअप किया, 2-3 बार किया, थोड़ा
नहीं हुआ उनको, बट अभी उन्होंने MTMT करके एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की है और ट्रेडिंग के अंदर लोगों को भी लिया है और अच्छा सा उनका सेटअप हो गया। शुरू में लगा थोड़ा नुकसान हुआ, बहुत डिप्रेशन भी आ गया, बट संभाल लिया। संभालने वाले जब होते हैं ना तो आगे हम बढ़ ही जाते हैं। तो अभी से आप सब बच्चे जो है, अभी 12th में है, कोई SY में होगा, कोई ग्रेजुएशन में होगा, अभी इसे आपके मेंटली प्रिपेयर करना है कि भाई मुझे अपना कुछ तो भी स्टार्टअप करना है और इसके लिए सब हम आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। संस्थाएं है बहुत सारी और सरकार जो है, आज हमारा देश जो है वो स्टार्टअप में नंबर 1 में आ जाता है दुनिया में। तो हमारा देश मेन तो युवा पीढ़ी का ही देश है, तो हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम सक्सेस ज़रूर हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं आपका लेना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत बड़े 2 हस्तियाँ जो है उनकी बातें सुननी है, उनका मार्गदर्शन सुनना है। तो मैं आपको सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे आपने यहाँ मार्गदर्शन करने का अवसर दिया, तो मैं आपके सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी। यानी अच्छी लेखिका तो होती है लेकिन अच्छी वक्ता भी होती है, ये तो हमको आज आपके रूप में हमको उसका, जैसे मैंने पहले ही बताया कि थाने का जो सबसे बड़ा और बहुत ही फेमस इस प्रकार का एक जो चेन है, शॉप्स की एक चेन है जिसको प्रशांत कॉर्नर कहते हैं। तो ऐसे प्रशांत कॉर्नर के प्रशांत सकपाल जी अपने बीच में आज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। तो वैसे उनको मैंने कहा था कि आपने यहाँ पर आकर के 2 शब्द कहने हैं, पर उन्होंने कहा थोड़ा सा हम पैटर्न बदलेंगे और आप मुझे कुछ प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न का जवाब अच्छा दे सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कहेंगे कि भाषण देने के लिए कहो तो बोले वो जरा जमेगा नहीं, तो आप मुझे प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो प्रशांत जी आप तैयार हैं? और फिर अपने स्टाइल से बात करें। हाँ, उनको प्रश्न कर रहा है। तो प्रशांत जी, मैं सबसे पहले हम सबके तरफ से आपको एक पहला प्रश्न ऐसा है कि आपकी ये जो यात्रा रही वो कैसी रही और संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार मित्रों, क्या आप सब लोग मराठी है, हिंदी, कैसे कौन सी भाषा में बोलूं तो अच्छा लगेगा? हिंदी। तो मराठी हिंदी दोनों में मैं बात करूंगा। मैं पहले ही बोला सर को कि मैं कोई ऐसा वक्ता नहीं हूँ या तो मैं बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, मगर मैं मेरे एक्सपीरियंस जो मेरा कुछ अनुभव है वो मैं आपके सबके साथ में शेयर करूंगा। इसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल जी है, मैडम जी अपने प्रतिभा मैडम है, सर है, हमारे सतीश सर है, इन्होंने अपने को इतने बड़े मंच में मुझे बुलाया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। भाइयों, ऐसा है ना कि बिजनेस करना बोले तो आसान है, ये बोलूंगा नहीं कि बिजनेस करना कोई बहुत कठिन है। पहले तो आपको जो अभी आप कौन से सब कॉलेज में आप लोग, चलो मैं बैठ के बात करता हूँ, सबसे अच्छा समझ में आएगा। आप सब लोग कॉलेज के बराबर है, सबके मम्मी पापा कुछ ना कुछ काम करते होंगे। कितने लोग के घर पे जॉब है बोलिए, कितने लोग के घर पे कोई बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा? चलो अच्छी बात है, बहुत बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। तो घर में से छोटी स्टोरी बताऊं आपको, जिसके घर में बिजनेस नहीं है मगर अपने को ना मन में आना चाहिए कि मैं बिजनेस करूंगा, बहुत अच्छी बात है। तो घर में बिजनेस है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़े से तैयार हो। मैं कहूँगा मेरी स्टोरी ऐसी है, मेरे घर में कोई बिजनेस नहीं थे, मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, हम लोग बहुत गरीब बोले तो गरीबी इतनी गरीबी होती थी कि एक वक्त का खाना नहीं मिलता था हमें। मगर तभी है ना हमारे अड़ोस पड़ोस में कैसा चलता था, आप लोग अगर थोड़ा किसी की गरीबी की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा। हमारे मम्मी पापा का जो पगार होता था वो 7 तारीख को होता था, 10 तारीख को होता, किसी बड़े ऑफिसर का पगार 1 तारीख को होता था। तो तभी खर्चे के बच्चे हम लोग 4 होते थे घर में,
खर्चे का बजट नहीं होता था। तो सिद्धार्थ धर्म कैसा होता था उस समय का आपको बताता हूँ कि किसी से एक बर्तन भर के चावल लेके आओ, फिर हम लोग जब हमारे 1 तारीख को हमारे पिताजी पगार लेके आएंगे, हम राशन भरेंगे, तब उसका एक बर्तन लाया हुआ चावल लोटा देने का, या कभी गैस की बत्ती होती थी, घासलेट की बत्ती होती थी हमारे घर पे, जलाने के लिए घासलेट नहीं होता था, तो किसी के पड़ोस से घासलेट की मांगी जाती थी कि भाई एक बोतल घासलेट दे दो, अभी केरोसिन दे दो, और वो बाजू वाले भी मदद करते थे और हम उसको लौटा देते थे। ऐसे अपने भारत का जमाना है। पहले भी गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते, उस जमाने से मैं चल के आया हूँ। तो मेरी शुरुआत ऐसी हुई, मैं बचपन में 2 साल की उम्र का था, तभी मुझे पता था कि हमारे घर में खाने पीने का वादा है। तो हम लोग के झोपड़पट्टी में एक दुकान थी छोटी सी, तो उस दुकान पे मैं बाजू में जाके खड़ा रहता था। तो बनिया था, उसने पूछा अरे क्या रोज रोज इधर खड़ा रहता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो भूख लगती है उसको, तो खाओ के पीछे ही जाएगा। तो वैसा भी मैं उधर जा, तो मैं 8 उम्र का था, दूसरी कक्षा में था, तभी मेरे को बनिया ने दूसरे तीसरे दिन पूछा क्या काम करोगे, मैं बोला हाँ करूँगा। तो मैं उस बनिया की दुकान पे 60 रुपया का महीने का पगार, 60 रुपया एक टाइम का भोजन मिलता था, और मेरे मन में था कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कॉलेज करूंगा। तो मैं बनिया को रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे ना स्कूल जाना है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू आधा दिन स्कूल जाएगा, आधा दिन नौकरी करेगा। पहले बोला था कि वादा नहीं, स्कूल करके आओ फिर नौकरी में आओ। फिर थोड़ा मैं अच्छा काम करने लगा तो बोला नहीं नहीं बेटा तू स्कूल नहीं जाएगा। फिर भी रिक्वेस्ट किया, तो मैं आधा दिन स्कूल जाता था। तभी हमारे टाइम में स्कूल होता था 12 से 6, या तो सवेरे 7 से 12, ऐसा स्कूल होता था। तो स्कूल जाता था, तो फिर हमारे जो मैं म्यूनसिपलिटी स्कूल से पढ़ा हूँ, आप लोग तो अभी हाई स्कूल में है, तभी हमारे म्यूनसिपलिटी के स्कूल भी बहुत अच्छे होते थे। एक स्कूल में 80 बच्चे, स्कूल में नहीं एक क्लास में होते थे, 80 बच्चे होते थे, 80 बच्चे। आप लोग को तो अभी टेबल है डेस्क से बैठने के लिए, हम लोग तो ऐसे शतरंजी पे बैठते थे। जब 4वीं 5वीं जाता था तो उसको डेस्क मिलता था बैठने के लिए, ऐसे से हमने चालू किया। तो मैं उस दुकान में नौकरी चालू किया। नौकरी करते करते मैं बराबर ध्यान देता था कि जो बनिया है वो कैसे बात करता है, कैसा डील करता है, कहाँ से लाता है, कैसे बेचता है, ग्राहक से कैसे बात करता है। ये ना कोई सिखाने को अपने को जरूर नहीं है, हमारा दिमाग और मन हमारे साथ में होना चाहिए हमेशा। हम कुछ भी काम करने निकलेंगे तो हमारे में एक ध्यान होना चाहिए। कोई भी समय का काम कीजिए, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अभी पढ़ के अच्छे हो गए तो आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, तो जरूरी होती है कि बड़ा बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना। हम इतने होशियार होने चाहिए कि हम दूसरे का देख के भी हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने मेरे बचपन में वो जैसा बनिया काम करता था, तो हमने वो 60 रुपया का नौकरी छोड़ के लास्ट की मैंने किराने लाइन में दुकान में नौकरी की। मेरी लास्ट की तनख्वाह थी 225 रुपया, और मैं खाली 7वीं तक पढ़ा हूँ म्यूनसिपलिटी में। बाद में एक दिन मैं उम्र का 14 साल का था, तभी मैंने हमारी खुद एक छोटी सी टपरी होती थी। तभी आपको टपरी पता है, बच्चों को तो नहीं पता है। अभी जैसे स्कूल के बाजू में कोई छोटा गोली बिस्किट बेचता है, देखो वो मेरे जेब में सिर्फ 600 रुपया थे स्टार्ट में, और 600 रुपया से मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया। मैं बिजनेस स्टार्ट करता था तभी तो पहले तो हमने उसकी कॉपी कर दी, जैसा जहाँ मैं नौकरी करता था गोली बिस्किट ला के बेचना, और उसी तरह से हमने व्यवहार करना। तो जिस दिन मैंने एक छोटी सी टपरी डाली ना, उस दिन हमने नक्की किया मेरे मन ने, जब भी मैं बनिया के पास काम करता था तभी अपमान होता था, तभी मैं बोलता था कि मैं मेरा एक दिन खुद का मैं दुकान करूँगा, मैं भी मेरा एक दिन दुकान होगा, एक दिन दुकान करूँगा। जिस दिन मैं
उम्र का 14 साल का हो गया था। उस दिन मैंने एक 600 रुपये मेरे जेब में थे और मेरे ख्याल से हमारे थाना के आनंद दिगे साहब थे और मिस्टर बाला साहब ठाकरे, तभी बाला साहब ठाकरे का भाषण ऐसा उद्योजक के लिए और मराठी आदमी के लिए इतना जोरदार होता था कि उनका अगर भाषण आप सुनते थे तो 8 दिन आपके आंख में ऐसा मराठीपन होता था सब में। ऐसा भाषण मैंने उनका सुना था, तो वहाँ से भी उद्योजक हो गया हूँ। तो मैंने जिस दिन मेरा 14 साल के 600 रुपये की टपरी जब चालू की, उस दिन मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा एक दिन दुकान बनाऊंगा कि मेरा ना दुकान देखने के लिए सब लोग आएंगे। उसी तरीके से आज मेरा दुकान, आज मेरी मिठाई का धंधा वैसे ही चल रहा है। आज हमने जो मिठाई की फैक्ट्री बनाई है वो पूरा, ये बम्बई में किसी के पास इतनी अच्छी फैक्ट्री नहीं है, विटी से लेके कल्याण तक और अपने चर्चगेट से लेके विराट तक इतनी बड़ी फैक्ट्री किसी के पास नहीं है। अद्यावत नहीं, लोगों ने लाखों रुपए तो लोग आपके पास रोजगार पाते होंगे। अभी जल्द से जल्द हमारा दादर में दुकान है। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा, आपने ये ना वैसे बड़ा दर्द भरा, ऐसा शुरुआत जो थी वो बड़ी दर्द भरी थी और इतनी छोटी सी आयु में इतने सारे अनुभव अपने जीवन में किए, तो वास्तव में वो बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला ऐसा आपने अपना जीवन का एक सारा वृत्तांत बताया। आगे हम थोड़ा और जानना ऐसा चाहते हैं आपसे कि आगे आपके और क्या सपने हैं, मतलब आप किस ऊंचाई तक इस अपने व्यवसाय को लेके जाना चाहते हैं? ऊंचाई का तो वो तो बात आगे है, ऊंचाई तो कुछ कमी नहीं होती कभी, फिर भी आगे का थोड़ा स्टोरी सुनाऊंगा। आपके समय है ना, आपके समय थोड़ा 3 मिनट है अपने पास। चलो ठीक है। तो बेटा मैं ये बात करूँगा आपसे, तो मैं ये करते करते फिर हमने किराने का दुकान छोड़ दिया, फिर बाद में हमने मिठाई क्षेत्र में आ गए। मेरे पिताजी ने कभी मिठाई नहीं बनाई थी। हमारे बाजू में खंडेलवाल जी करके बड़े मिठाई वाले उत्पादक थे, हमने उनको देख देख के मिठाई वाला बन गया मैं। तो फिर हमने हमारे छोटा सा वर्कशॉप जो था वो 300 फुट घर में वर्कशॉप चालू किया। वर्कशॉप चालू करने के बाद हमने पूरा बम्बई, पूरा हिंदुस्तान की मिठाई को छान मारा, पूरा हिंदुस्तान मैंने देखा। फिर मन में आया कि मैं भी एक अच्छा से अच्छा उत्पादक बनूंगा, अच्छी मिठाई बनाऊंगा और हमारी मिठाई सब लोग, अच्छे लोग के लिए अच्छी मिठाई बनेगी। वो सोच के फिर हमने हमारा इतना बड़ा अच्छा फैक्ट्री बनाई है। आज हमारी फैक्ट्री कम से कम 60,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री है हमारी। उसमें 750 वर्कर काम करते हैं, पेरोल पे ईमान 750 तालियां होनी चाहिए। बिजनेस करते समय बच्चों 2 तरफ का ध्यान रखो। पहले ना आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है ये सबको आपके आड़ोस पड़ोस को भी पूछ लीजिए, माँ बाप को पूछ लो, कोई तकलीफ नहीं। फिर भी अंदर से आपका एक मन होता है, एक आत्मा होती है अपने अंदर, उस मन को पूछो कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। कोई बोलेगा तू इधर जा उधर जा उधर जा, सबकी सुनो और बाद में अपने मन की बात करो। मन की बात पहले सुनो, क्योंकि मन ही आपका जो बराबर साथ में जो आपका चौकी रहेगा वो आपका मन ही खुद का रहेगा। वो जो कॉन्फिडेंस आप में रहेगा वही आपको बिजनेस करने के लिए अच्छा रहेगा। फिर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करो, बिजनेस ये बात है दिमाग से होती है। पैसा बहुत जरूरी नहीं होता बिजनेस के लिए, सिर्फ आपकी एक इच्छा होना चाहिए। उसी के साथ में आप जब बिजनेस करोगे, कोई भी छोटा मोटा करोगे ना, तभी पहला तो लाज शर्म बाजू में रखो कि मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरी मासी क्या बोलेगी, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम रास्ते पे खड़े रहे बिजनेस में करेंगे। नहीं, देखो कोई अपने घर पे आपको देने के लिए नहीं आएगा। आप छोटे तो जरूर बोलेगा क्या है वो रोड पे ना भाजी बेचता है, कोई बोलेगा अरे वो तो रोड पे ना उस दुकान में जाके आईटी में काम कर रहा है। पर आईटी में काम करने वाला लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए,
आज मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, क्यों नहीं मेरी खुद की आईटी कंपनी खोलूँगा, क्यों नहीं मैं खुद में जैसा अमेरिका से लोग काम लेके आ रहे हैं, मैं भी अमेरिका को काम करके दूंगा, मैं मेरे देश को काम करके दूंगा। और मैं भी मेरे जब आज समझो कि जैसे टाटा है हमारे पास, अपने रिलायंस जी है, ये लोग सब लोग इतने अपने लोगों को वर्क देते हैं, आप भी इतने बड़े वर्क सबको दे सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है, नहीं तो मैं 1 घंटा भी आपका ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपका तो जीवन ऐसा है कि यानी जीवन आपका सामने खड़ा है, यहाँ पर लेखिका भी बैठी हैं और आपके जीवन पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतना आपका जीवन प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय भी निकाला और यहाँ पर आए और अपने संघर्ष की गाथा हमारे सामने प्रस्तुत की, इसके लिए कुछ भी पूछना है, कभी भी आना है, हमारी फैक्ट्री आने लिए आवश्यक में किसी को उद्योग हो रहा है, खाली गपशप करने के लिए मत आना। किसी को अगर सचमुच लगता है कि मेरे को कुछ करना है तो कभी भी आओ, मैं रहता हूँ, कभी भी आता। साथ में मिठाई का टुकड़ा भी जरूर मिलने वाला है, यदि मिलने जाएंगे तो। और बात निकली है तो आज हमको जाते समय जो एक छोटा सा मराठी में खाऊ बोलते हैं ना, ऐसा खाऊ मिलने वाला है। तो प्रशांत जी ने आज उसको सबके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम सब अभी जब कार्यक्रम चल रहा था उस समय पर हमने देखा अपने बीच में एक तरुणी जो है वो मंच पर आकर के बैठी, और वास्तव में ये गलती मेरी है कि मैंने उनको प्रारंभ में जो सबसे पहले आज यहाँ पर आ गई थी, ऐसी श्वेता पांडे जी अपने बीच में हैं, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। एक सीधा सादा व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन उस व्यक्तित्व के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त संघर्ष है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक बड़ी कुशलता से अपने व्यवसाय को संवारने का एक जज्बा है। तो ऐसी श्वेता पांडे जी अपने बीच में है। तो श्वेता जी वैसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स उसके अंदर उन्होंने काम शुरू किया, यहीं बाजू में जो रुइया कॉलेज है वहाँ से वे पढ़ कर के निकली और उसके बाद में उनके मन में आया कि मुझे भी उद्योजक बनना है, और एक छोटी सी आयु में उन्होंने शुरू किया और आज एक बहुत बड़ा उद्योग उन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसे श्वेता पांडे जी को भी मैं यहाँ पर उनका स्वागत भी करता हूँ। उनका सम्मान करने के लिए मैं माननीय सतीश कुमार जी और प्रतिभा विश्वास जी को, दोनों को मैं विनती करता हूँ कि श्वेता पांडे जी का पुष्पगुच्छ और शाल श्रीफल देकर के उनका स्वागत करें। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके लिए। ये सम्मान नारी का है, ये सम्मान उद्योजकता का है, ये सम्मान एंटरप्रेन्योरशिप का है। और एक बार जरा खड़े होकर के हम उनको मान वंदना देंगे श्वेता पांडे जी को। बहुत श्वेता जी आप आगे बढ़िए, हम सब पूरा समाज आपके साथ में खड़ा है। स्टेज ऑफर करने के लिए थैंक यू मैम, और जिन्होंने भी ये चीज़ स्टार्ट की है स्टूडेंट्स के लिए एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं खुद भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ सोचा नहीं था कि इतने बड़े लोगों के साथ मुझे वहाँ पर बैठने के लिए ऑफ़र होगा, और सच में नहीं सोचा था, इसलिए मैं वहाँ नीचे बैठी हुई थी कि मुझे ये चीज़ लगा ही नहीं था कि हाँ मैं बैठूंगी। मतलब एक होता है ना कि अरे इतने बड़े लोग, तो वो एक चीज़ इंटरनल कहीं ना कहीं होती है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक होता है कि आपने कहीं बैठ के किसी को सुना है, फिर वैसी ही कुछ चीज़ें आपको सुनने मिले तो खुद से वो चीज़ जागृत नहीं होती अंदर। तो मैंने रुइया से पढ़ाई की है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हाइड्रोपोनिक में। उस कोर्स का नाम था बी वॉक ग्रीन हाउस मैनेजमेंट। मुझे
पहले पता नहीं था कि वो क्या कोर्स है, कैसा है, और मैं पढ़ने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो एक चीज़ थी कि घर वालों ने कहा था, लाइक अपॉर्चुनिटी भी बहुत नहीं थी, और जो मेरी पहली पढ़ाई हुई थी 10th तक वो एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। मे बी सर आपको पता होगा, राजेंद्र पाल मंगला हिंदी हाई स्कूल फ्रॉम ठाणे कोपरी। और उसके बाद वहाँ पे एक भारत कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया था। मेरा 12th मैंने BVOC में किया हुआ है, और जो 12th में मैंने किया है वो कॉमर्स पे था। तो अल्टीमेटली जब मैं रुइया में आई तो साइंस और सारे पेड़ पौधे, मैं बोला यार ये क्या करूँ मैं अभी। और जो मैं पेपर लिखती थी वो पेपर मैं लिख तो देती थी, फिर मैं ये विश करती थी हे भगवान ये टीचर को समझ में आए कि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि मैंने कभी साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, बिलोंग ही नहीं करती थी। और फिर अचानक बॉटनी की सारी चीज़ें आ गई, टिश्यू कल्चर आ गए, तो हम काफ़ी ऐसे नर्वस हो जाते थे। और मैं एक अकेली नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई लड़की, और एकदम सादा बेस के घर में ज़्यादा चीज़ें अलाउड नहीं हो, कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज, किसी चीज़ में प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है या कुछ करना नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं से डिप्रेस्ड रहती थी, बट उसमें किसी चीज़ की गलती नहीं है। ये चीज़ें मैं सिर्फ आज इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि शायद से यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हो या ऐसे लड़के भी हो सकते हैं जिनको ये चीज़ उनकी फैमिली अलाउड नहीं करती है अभी भी। सो मेरा नाम है श्वेता पांडे, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट मैं बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम मुंबई ही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। बट जो एक थिंक होती है समाज की और घर वालों की, वो ऐसी होती है कि आप जिस कल्चर में हुए हो हम उसी कल्चर को लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लाइक वो फ्लो नहीं होता है, वो हमें खुद से ढूंढना होता है ना। अभी मैंने मेरा कंपनी भी स्टार्ट कर दिया है और मैं लोगों को हाइड्रोपोनिक सेटअप प्रोवाइड करती हूँ, सैपलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ और सिखाती भी हूँ। मैं RD नेशनल कॉलेज में भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के पेपर्स वगैरह लेने होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। बट अभी भी मेरी फैमिली को ये चीज़ नहीं पता है कि मेरी बच्ची करती क्या है। दे जस्ट नो कि वो कॉलेज जाती है और कॉलेज का कुछ एक काम करती है। और मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं गाने वगैरह भी गाती हूँ। तो ऐसे नहीं है कि मैं गाने लाइक कहीं पे भी ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसे शोज़ होते हैं, जैसे आज भी एक ठाणे में शो है कजरी सम्मेलन। सो श्रावण का महीना है, कजरी बहुत पॉपुलर होता है यूपी वालों के लिए, तो वो हमारा एक कल्चर है। तो मुझे शर्म नहीं आती है कि मैं अपना कल्चर फॉलो अप कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। सो उस चीज़ के लिए भी मैं अग्रहर रहती हूँ, हमेशा आगे रहती हूँ कि हाँ भाई हमें वो चीज़ भी करनी है, क्योंकि एक जो क्वालिटी होती है ना लोगों के अंदर, कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारी मातृभाषा क्या है। मैं चाहूँ तो मैं क्या, यहाँ जितने भी हैं वो चाहते थे तो शायद अंग्रेज़ी में भी अपनी बातों को रख सकते थे, पर नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट वो बात को कैच कर ले, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आए हैं सब ऐसे ही चीज़ों से बिलोंग होके आए हैं कि काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ है। तो एक जो लेसन होता है, मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ आप लोगों की बातें सुन के कि मतलब 10 साल अफ्रीका में रहने के बाद भी उन्होंने एक रेस्टोरेंट वाली थिंकिंग रखी है। वो काफ़ी एक चीज़ होती है कि रुकना नहीं है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैम ने अभी हमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं, सर ने बताया है, प्रशांत सर ने बताया है, कहीं ना कहीं सबकी जो स्टोरी है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। सब नहीं करती है, बट समहाउ के कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिलेट करती हैं। तो मेरा जो बिजनेस है वो हाइड्रोपोनिक का है, तो हम जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं सॉइललेस कल्टीवेशन होता है। तो मुझे कुछ आता जाता तो था नहीं, बट मेरी जो टीचर्स थी डॉक्टर संजीता चौधरी और डॉक्टर चंदा मौर्य, लाइक वो मेरे लिए एक भगवान थी, अभी भी हैं। मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ मैं उनसे मिल के आती हूँ, और यहाँ पर भी आज जो मैं आई हूँ वो भी शायद उनकी ही बदौलत है कि उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया है कि श्वेता को आगे लेना है। और मैं एकदम बैक बेंचर्स थी, मतलब टीचर्स को फेस करना, मतलब यार कैसे करूँगी मैम, वो चीज़ फील ही नहीं होता था क्योंकि पढ़ने में कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ने लगी, ट्रस्ट मी कि एक बार ऐसा होता है ना, घर की परिस्थिति होती है तो
जब इंसान गिरता है तो उसे वो जो चोट लगती है वो सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं होती है, वो दर्द में आगे बढ़ने के लिए होती है। तो आपका गिरना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको वैल्यू नहीं रहेगी वो चीज़ों की कि हाँ चीज़ें क्या हैं कैसी हैं। बट जब आप कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, किसी चीज़ में आप डाउन हो जाते हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि उनके जो थे उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया था बट वो 3 बार उनका चला नहीं, पर अभी उन्होंने जो स्टार्ट किया वो उनका बहुत सही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें सीख ली कि आगे मुझे क्या क्या फेस करना पड़ता है। शायद आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो बाहर नहीं आ रही, इसलिए आप अभी गिर रहे हो। मैं भी बहुत जगह पे गिरी। मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी एज अ इंटर्न वो 6000 थी। मैं भिवंडी में जाती थी जॉब करने फ्रॉम ठाणे। वो ट्रैफिक इतनी रहती कि 3 घंटा मेरा, मैं वसई से विरार से ठाणा आ जाती थी ट्रेन से, बट मैं मेरे घर एक भिवंडी से नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहाँ पे रोड और उनका ट्रैफिक जो अभी भी होता है वो बहुत एकदम घमासान युद्ध हो जाता है, वैसी वाली फीलिंग आती है। मतलब तुम बैठे रहो तो बस सो जाओ, 2-4 नींद तुम्हारी हो जाए, फिर घर नहीं पहुँच पाओगे। तो वो 6000 क्रैक करने के बाद फिर मेरी एक दूसरी, जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया तो मैं प्रॉपर जॉब पे लगी, तो वो मेरी सैलरी 10,000 थी। 10,000 के बाद एक 11 महीने की जॉब करी मैंने, उसके बाद मैंने जॉब लीव कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट डंप करना हो, आपको कुछ सीखने नहीं मिले, आपको सिर्फ एक काम 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 काम, और जिस काम में मन नहीं लगे। स्पेशल चीज़ ये होती है कि अंदर से आवाज़ नहीं आए कि हाँ वो काम हम कर सकते हैं या हम कर रहे हैं, वो अंदर की आवाज़ जब आ जाना तो समझ लो बस भैया इसको छोड़ देना है, अब खुद का कुछ स्टार्ट करना है। सो कंपनी रजिस्टर्ड आज भी नहीं है, तभी भी नहीं थी जब मैंने ओपन की थी। 1 साल हो गया है वो कंपनी को ओपन किए हुए। नाउ अभी मैं 35 कस्टमर्स हैं मेरे, और मैं कंसल्टिंग करती हूँ सलमान खान सर के यहाँ पे भी, जो आपके एक्टर हैं, और शिल्पा शेट्टी मैम के यहाँ पे भी मैं कंसल्टिंग करती हूँ। और मैंने खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था 30 लाख का, हमने पॉली हाउस ओपन किया है फ्रॉम वाड़ा में। सो कभी भी ऐसा हो कि आपको वाड़ा आना है, सो वो अकेले मैंने और एक मेरा पार्टनर है, पार्टनर इन द सेंस कि वो मेरे अंडर में काम करता है, बट उसी का ऊपर वाला घर मैंने रेंट पे लिया जहाँ पे मैंने पूरा सिस्टम लगाया। सो इन केस अगर किसी को कुछ सिस्टम देखना रहता है, लाइव देखना रहता है, तो मैं वो उसके ही घर पर वो सिस्टम लाइव दिखाती हूँ। सो वो हमने वाड़ा में स्टार्टअप किया है। दूसरा स्टार्टअप मेरा गणेशपुरी में है, जो हमने DWC लाइक जो ड्रम जैसा कुछ चीज़, जैसे गांव में हम नहाते हैं मशीन से पानी आता है, डीप वाटर कल्चर, तो वो वाला सिस्टम हमने वाड़ा में गणेशपुरी में डाला है। और वहाँ से वो परचेज़ करते हैं। नितिन आश्रम के जितने भी वहाँ पे विदेशी लोग हैं वो सब वहाँ पे आते हैं, वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और दुबई के भी मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, जो मैंने दुबई में भी मेरा सेटअप भेजा है। दूसरे का GST नंबर यूज़ किया है तो क्या हुआ, नाम तो मेरा ही है। तो वो एक क्वालिटी होती है कि भैया आपको वो चीज़ करनी है, आपको अपने अंदर का जो एक जुनून है। अभी सर ने कहा मेरे अंदर एक आग थी, तो सर के अंदर वो एक जुनून था कि नहीं मुझे वो चीज़ करनी है। सो मेरे अंदर भी धीरे धीरे आई, पहले तो कुछ नहीं थी, पर धीरे धीरे करते 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 मैं गिरी भी बहुत जगहों पे, बहुतों ने पैसे खाए, कुछ था नहीं हमारे पास प्रूफ कि हाँ भैया मैंने काम किया है, तो वो देते नहीं थे। बट धीरे धीरे अब वो लोग भी मुझे काम ऑफर करते हैं, मुझसे न्यूट्रिएंट मेकिंग करवाते हैं, जो हम हाइड्रोपोनिक में सोल्यूशन डालते हैं। जिस लड़की को एक टाइट्रेशन करने नहीं आता है, आज वो न्यूट्रिशन बना रही है। और सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के सामने, इतने दिग्गज हस्तियों के सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कॉलेज में वहाँ के प्रिंसिपल अनुश्री लोकुर इनको मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी ज़बरदस्त डायनेमिक ऐसी एक है तरुणी, और उसने अपना काम चालू किया है, लेकिन वो ऐसे बोलने में वो सोचती है कि मैं कैसे बोल पाऊंगी। लेकिन श्वेता जी आपने तो मतलब बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह यहाँ पर बैटिंग की है, तो बहुत ही अच्छा। आपके इन अच्छे और बड़े प्रेरणादायी शब्दों के लिए
इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम में जो प्रमुख वक्ता के नाते हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए स्पेशली दिल्ली से आए हैं, ऐसे माननीय सतीश कुमार जी को हम सुने। इससे पहले मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर की मंत्री निधि गाला जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे आभार प्रदर्शन करें और उसके बाद माननीय सतीश जी हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। को नमस्ते और मेरे सामने बैठे सभी विद्यार्थियों और भारत के भविष्य के एंटरप्रेन्योर सभी को मेरा नमस्ते। हमारे साथ इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं, सबने अपना जर्नी आपके साथ शेयर की, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। मैं 2 मिनट लूँगी और फिर सर को ओवरऑल करूँगी। हम सब भारत देश के नागरिक हैं और पूरे विश्व में ऐसा माना जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। क्या ये सही है? नहीं, भारत कृषि उद्योग प्रधान देश है। भारत हमेशा से पूरे विश्व को उद्योग देता आया है, आज भी दे रहा है और हमेशा देता रहेगा। तो ऐसे सारे लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और उन्होंने सबने कहीं कहीं मेंशन किया कि वो टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उनके पास। तो मैं ये मानती हूँ कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की खुद के लिए। तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है तो आप उसका सही से इस्तेमाल करें। और आज का जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आपका समय निकाल कर यहाँ पर आए और यहाँ पर उपस्थित रहे। अमित जी हैं यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित, शैलेश जी हैं, श्वेता मैम हैं, प्रशांत सर उपस्थित है यहाँ पर, प्रतिभा मैम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे रिस्पेक्टेड सतीश कुमार सर हैं। सभी यहाँ पर उपस्थित रहे, सबने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ सर ने इतनी अच्छा हमारा एंकरिंग की, सबको गाइड किया, पूरे समय हमारे साथ रहे, आपको बोर नहीं करने दिया, आपके साथ कनेक्टेड रहे। और पूरी जो बैक टीम है जो कंटिन्यूस पूरे इतने महीनों से काम कर रही है कि ये आज का जो कार्यक्रम है वो सक्सेसफुल रहे। आप सब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहे और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाए ताकि भविष्य में हम हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली के लोगों को दिल वाले समझते हैं, हम बम्बई वाले भी दिल वाले हैं। और दिल्ली से आए हुए हमारे आज के प्रमुख वक्ता मार्गदर्शक ऐसे माननीय सतीश कुमार जी वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं पिछले 40 वर्षों से, लेकिन पिछले 9 वर्षों से आपके पास स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक इस नाते से आपके पास दायित्व है। अभी जो पूरे देश भर में 764 जिले हैं पूरे देश भर में, और उन 764 जिलों के अंदर जो स्वावलंबी भारत अभियान शुरू हुआ है उस अभियान का पूरा संचालन एक प्रकार से पूर्ण काल ऐसा उसके लिए आपने समर्पित किया हुआ है। ऐसे माननीय सतीश कुमार जी के वक्तव्य शुरू होने से पहले बम्बई के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से कोंकण प्रांत की ओर से हम उनका शाल श्रीफल देकर के स्वागत करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ रुचिताई माने और हिंदू रोजगार.com के CEO अपने संतोष बिरवटकर जी को कि वे मंच पर आए और माननीय सतीश कुमार जी का स्वागत करें। और हमारे बीच वैसे ही स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ऐसे आदरणीय अनिल गचके जी भी हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि अनिल जी आप भी आइए, आपके भी हाथों उनका स्वागत हो। लेके जाओ। हेलो हम शुरू हो लेते हैं।
चलिए। सॉरी, वो लेने के लिए गए हैं यहीं पर पीछे बैक ऑफिस में। अच्छा। हाँ, तो तब तक हम चलिए। अब मैं विनम्र निवेदन करता हूं माननीय सतीश कुमार जी को कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। वंदे वंदे भारत माता की। मैं बोलता हूँ जय स्वदेशी, सब लोग बोलेंगे जय जय स्वदेशी। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, भारत माता की। बहुत अच्छा। अपने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित और जो बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने अध्यापन कार्य में भी काम किया है, लेखिका भी हैं और इस प्रकार की एक प्रखर वक्ता भी हैं, ऐसे श्रीमती प्रोफेसर प्रतिभा विश्वास जी जो कीर्ति कॉलेज से हैं। उनके यहाँ के काफ़ी बच्चे भी वहाँ शायद उस कॉलेज से आए हुए हैं। कौन कौन है जो कीर्ति कॉलेज से आए हुए हैं? ओ, बड़ा बैच आया हुआ भाई आपका। हाँ, अच्छा है। अभी उन्होंने आज 2 पुस्तकें हमारे को भेंट की हैं, एक आईएएस पर, एक आईपीएस पर, और जिनकी सक्सेस स्टोरी तो हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। मैं बाकी जगह पर बहुत जगह दिल्ली में रहते हुए एक वहाँ बिट्टू टिक्की वाला है, उसकी कहानी सुनाया करता था। पर मेरे को कई लोग कहते थे सतीश जी वो कई बार सुना चुके हो, कहीं नहीं सुनाओ ना। मैं कहा देखता हूँ। आज मुझे मिल गई है, आज से मैं दूसरी कथा शुरू करने वाला हूँ प्रशांत जी की। ऐसे प्रशांत सकपाल जी जिन्होंने जीरो से उठकर हीरो का काम किया है, प्रशांत कॉर्नर के मालिक हैं। श्री शैलेश राजपूत जी, वैसे ही उन्होंने वो बताया, स्मार्ट उद्योजक के मालिक हैं, उन्होंने भी अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। श्री अमित वालावलकर जी, हाँ, आपने एग्रीकल्चर से किया, लेकिन एग्रीकल्चर से करते करते आप बिजनेस पर आए। हाँ, बहुत अच्छा। और श्वेता ने तो जितने मन से बोला है, सबसे ज़्यादा तो आज मेरे ख्याल तुम्हारी तारीफ हो रही है यहाँ पर। निधि गाला यहाँ उपस्थित है विद्यार्थी परिषद की। हमारे प्रशांत जी हैं, इतने ही सम्माननीय नीचे बैठे हुए हमारे स्वदेशी के और बाकी सब अधिकारीगण हैं। पहले तो थोड़ा एक बात बताओ, अपने में से +1 यानी 11th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो ज़रा एक बार हाथ खड़ा करना। 11th और 12th, ओके। और जो ग्रेजुएशन क्लासेस के हैं यानी बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इसके जो है वो हाथ करो। ठीक। कोई पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के भी हैं क्या? एमकॉम, एमए, एमएससी, एमटेक? नहीं, वो 1-2 तो चलो आप तो कार्यकर्ता के उसमें से आ गए ना। आज का जो विषय है वो वास्तव में जिन लोगों के लिए होना चाहिए था वो सबसे उपयुक्त आप लोग बैठे हो। क्योंकि जब हम कभी कॉलेज की अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं, हमारे दिल दिमाग में एक बात होती है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद, डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद कहीं मुझे कोई जॉब मिलेगी या नहीं। और आप नहीं, आपके पेरेंट्स के भी दिल दिमाग पर होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी ये जाते हैं कॉलेज में, जाते हैं रात को देर तक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते तो मुझे पता नहीं भाई ये इतना मेहनत करता है, बाकी करता है, लेकिन पता नहीं इसको कल को कहीं कोई रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एम आई राइट? यही होता ना। आज वास्तव में कोई आप लोगों को भाषण देने के कार्यक्रम नहीं हुए यहाँ पर।
आप भी कैसे अपना रोजगार स्वयं बना सकते हो, इसको लेकर आज जो प्रैक्टिकल किया है, केवल मैं बोलता हूं कोई थ्योरी, कोई किताब की कही हुई बात कही जाती है, वो थ्योरी है केवल, लेकिन जिन्होंने वास्तव में करके दिखाया है, ये चारों पांचों लोग आपके सामने ऐसे ही उपस्थित हैं। और जिन्होंने अपने से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 700 750 लोगों तक को भी रोजगार दिया है, ऐसे ऐसे भी यहां पर बंधु और बहनें यहां उपस्थित हैं। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन के लिए ताली बजा दीजिए। इस समय पर हम सारे देश में स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? सुनो भाई, अब विस्परिंग नहीं करना भाई, आज आप ही के लिए ये बात कर रहे हैं, मैं यहां भाषण करने के लिए नहीं आया हूं। नो, आपके और आपके पेरेंट्स के दिल दिमाग पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी चर्चा, उसको एड्रेस करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। आज बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि मैं जानता हूं आप अभी +1 +2 में हो। मैं उनसे मिलता हूं जो बीटेक फाइनल कर चुके हैं, एमटेक कर चुके हैं, और जब वो मुझे कहते हैं अंकल कहीं पर एक 20-25 हज़ार की नौकरी लगवा दो ना, तब मुझे ध्यान में आता है कि उनके मन का कष्ट कैसा है। और मैं जब आपके जैसे 11वीं 12वीं के देखता हूं, तो कब मैं तो अरे बाप रे, कल को कहीं 4-5 साल बाद इनमें से भी कोई लड़का ऐसे परेशान होकर आया मेरे सामने, तो इसलिए आज इस बात को ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है भारत की बेरोजगारी ये सरकारों द्वारा निर्मित नहीं है। कुछ किया होगा उन्होंने भी गड़बड़, वो छोड़ो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ इम्पोज्ड। हमारा रोजगार, हमारा बेरोजगार होना ये सेल्फ इम्पोज्ड है। कुछ बातों की तरफ जब हम +1 +2 में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, तब ध्यान नहीं करते, बाद में कहते हैं हम तो बेरोजगार हैं, हमारे को काम नहीं है, हमारे को जॉब नहीं मिल रहा, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम करें क्या, कहां से करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं है। आप 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसा ना बोलो, बल्कि आप प्रशांत जी जैसे, आप श्वेता जैसे, आप वो मैडम जैसे या अमित जी जैसे बोल सको, इसके लिए आज का विषय आप लोगों के बीच में रखा गया है। मैं देश भर में घूमता हूं भाई, और मैंने बहुत से ऐसे लोगों का अध्ययन किया है, प्रशांत जी जैसे, अमित जी जैसे, श्वेता जैसे, सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूं, उनसे भी मिला हूं जिनको रोटी की दिक्कत है। ये बीच में 1-2 लड़का बोलते हैं आपस में, ए भाई विस्परिंग नहीं करो, ये देखो ये लास्ट वाला लड़का फिर अभी कर रहा है कुछ, इसको हटाओ। जाकर मिला हूं जिनको कहना है कि हमारे को 8-10 हज़ार भी बड़ी मुश्किल से कमाई हो रही है, और मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो कहते हैं 8-10 लाख रुपया प्रतिदिन भी हम कमा लेते हैं। मैंने मिलना भी किया है, मैंने पढ़ना भी किया है, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में जरा बातें कुछ ध्यान में करना चाहता हूं। 5 मोटी बातें, आप लोगों में कागज पेन हो तो लिख लेना। अगर हमने ठीक ढंग से ध्यान रखी तो मेरा दावा है हम जिंदगी में कभी बेरोजगार होंगे ही नहीं। ये एक छोटी सी पुस्तक लिखी मैंने, हालांकि लिखी तो एक वाइस चांसलर हैं उनके साथ मिलकर, स्वावलंबन की ओर बढ़ता भारत, इसकी बैक पर भी दी है मैंने। वो पहला है स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। आप कहेंगे ये क्या मामला है? एक बार मेरे पीछे बोलो। अच्छा, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न while you learn. Start earning early.
अर्न वाइल यू लर्न। ये क्यों सिद्धांत बनाया? क्योंकि अधिकांश लड़के लड़कियां क्या सोचते हैं, जब हम अपनी बीकॉम कर जाएंगे, जब हम अपनी बीएससी कर जाएंगे, जब हम अपनी बीटेक कर जाएंगे, उस समय जाकर कोई नौकरी निकलेगी, उसमें हम अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, हमारा सिलेक्शन हो गया, तब हमारा रोजगार शुरू होगा। ये एक बिल्कुल गलत सोच है। स्टार्ट अर्निंग अर्ली। आप अभी 11वीं में पढ़ते हो ना, 12वीं में, 11वीं में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, जो भी हो, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या कह रहे हैं अंकल? अरे भाई आप यहीं से शुरू कर सकते हो। कम से कम आज तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरी इस बात पर कि ये क्या बात करते हो। प्रशांत जी, आप कितनी उम्र में थे जब आपने पहली कमाई शुरू की? 8 साल के थे और 60 रुपए कमाने शुरू कर दिए। आप कितने साल के हो भाई? इनसे डबल के हो। आप में से जो जो कमाई करता है जरा हाथ खड़ा करो। वो आगे बताता हूं। शाबाश, इधर आओ, आ जाओ। हाँ, तुम भी कमाते हो? हैं? आ जाओ, आ जाओ। और कौन है? और कौन है जो कमाई करता है? एक और पीछे से आ जाओ, एक पीछे से आओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। 2 ये आगे, एक लड़का कोई पीछे से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बच्चे, इधर मेरे पास आओ ना, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? विश्व। सुनो भाई सुनो, क्या नाम है? विश्व सावंत। विश्व सावंत। तुम्हारा क्या नाम है? शुभम कानेकर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। हाँ। क्या कमाई करते हो, कहाँ से कमाते हो? सर मैं क्रिकेट। सुनो भाई सुनो। हाँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा अंडर 19 में अभी सिलेक्शन होने वाला है। मैं बहुत स्टेट रणजी ट्रॉफी भी खेल सकता है, ट्राई कर रहा है। और मेरे को बहुत फ़ोन भी आते खेलने के लिए, इसलिए मैं कमाता है। नहीं, अभी कोई कमाई होती है? हाँ होती है, होती है, अभी भी होती है। कितना कुछ छोटा मोटा कमाई? 15,000। 15,000? हाँ। कमा लेते हो? हाँ, मैच रहेगी तो। हाँ। वाह भाई वाह, जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ बोलो। मुळात आमचा बिझनेस आहे, त्यातून आम्हाला महिन्याला 2 ते 3 लाख रुपये हैं? हो। नहीं, ठहर। पिताजी का बिजनेस है ना? अच्छा, उस बिजनेस में तुम भी साथ देते हो? हैं? ठीक, वो एक अलग प्रकार की स्टोरी है। ठीक, हाँ। मेरा नाम मितेश दुबे। तो मैं शेयर मार्केट पे थोड़ा पैसा कमा लेते। कितना कमा लेते हो? शेयर मार्केट पे जितना डालने का तो 5, 10, 15, 20 इतना कमा लेते। 1000 रुपये कमा लेते हो? हाँ। हर महीने? हाँ। हैं? ठीक। माय नेम इज सन्मय मकवाना। मैं ट्रेडिंग करता हूँ। डेली के $10 कमाता हूँ। हैं? डेली $10। $10? यस। किस में से? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में से? तेरे को करनी आती है? हाँ। तूने अपना वहाँ वो रजिस्टर कराया हुआ है? हाँ। तो ट्रेडिंग तो जुआ ही होता है। लीगल है ना पर? हाँ लीगल है। हैं? $10? हाँ। $10 का मतलब समझते हो? 800 रुपये। 800 रुपये रोज कमा लेते हो? हाँ। टास्क होता है हमारा हाँ। $10 का, तो हम लोग कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हाँ। जोरदार ताली बजा दो भाई जरा इसके लिए। सर मेरा नाम स्वप्निल है, मैं लोन रिकवरी करता हूँ। लोन रिकवरी करते हो? हाँ सर। हाँ, तो उसमें से कितना मिल जाता है? सर मेरे को सैलरी है 15,000 एंड मेरे को 10% कमीशन है उसके ऊपर। और पढ़ाई क्या कर रहे हो? सर मैं भी SYM हूँ। हैं? SYM में। SYM में? BCom। BCom कौन से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? सेकंड ईयर सर। सेकंड ईयर। देखो भाई सुनो, BCom सेकंड रेगुलर पढ़ते हो? हाँ सर। BCom सेकंड ईयर में पढ़ते हैं रेगुलर। और कितनी कमाई कर लेते हो? 15,000 और 10% कमीशन है। 10% कमीशन। हाँ। उसको मिला के एवरेज क्या बन जाता होगा? 20,000? उससे ज़्यादा। हैं? उससे ज़्यादा। सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं और 20,000 रुपया हर महीना कमा लेते हैं। अजीत यादव, मैं मेडिकल पे जॉब करता हूँ। 12,000 मिलता है मंथली। 12,000? हाँ। और पार्ट टाइम। पढ़ाई कौन सी? पढ़ाई BCom SY। BCom SY मतलब? सेकेंड ईयर। मेरा नाम रुचि यादव है, मैं क्लासेस पढ़ाती हूँ। क्लासेस पढ़ाती हो? ट्यूशन? हाँ। हैं? हाँ। उसमें से कितना बन जाता है? 20,000। 20,000? हाँ सर, सिर्फ संडे।
ठीक ठीक बताओ, नहीं तो टैक्स लगा देंगे। ऐसे तो नहीं। हाँ सर, 20,000 मिलता है। और कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हो? 8, 9, 10, 11th, 12th। शाबाश। स्वयं कौन सी क्लास में पढ़ती हो? SY BCom। BCom। हाँ। सेकंड ईयर। हाँ। शाबाश, एक बार जोरदार इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। यहां मैं एक बात आपसे पूछता हूं भाई, इन बच्चों के बारे में मुझे तो नहीं पता था, और भी हैं कई बच्चे इनके साथ के। अगर ये 7-8 बच्चे कमा सकते हैं, ये तो तुम्हारे बीच में से ही हैं, तो बाकी यहां बैठे 200 बच्चे क्यों नहीं कमा सकते भाई? क्यों नहीं कमाते हो? या तो ऐसा है तुम्हारे में से कोई ऐसा हो, लड़की बैठी है तो कहे मैं तो, मेरे को, आपको पता नहीं है सतीश जी क्या, मेरे पापा तो अंबानी हैं इसलिए मैंने को क्यों कमाना है। या कोई लड़का कहे आपको पता नहीं, हाँ मैं तो टाटा का भतीजा हूं। तो कोई भाई टाटा का भतीजा हो या अंबानी की लड़की हो, वो तो ना कमाए चल जाएगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, आप सब लोगों के बीच में से ही ऐसे हैं जो पढ़ते हुए 20-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। वो लड़की छोटी तो क्या नाम है, ट्यूशन पढ़ा के कमा रही है, सेकंड ईयर में पढ़ती है। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये छोटी बात नहीं भाई, सुनो। और हम सब लोग इस पहले नियम के ऊपर चलना जरा शुरू करने की सोचें। मैं आपको बताऊं, इस समय पर दुनिया का सबसे बड़ा 6ठे नंबर का अमीर आदमी है, उसका नाम है वॉरेन बुफे। बस पीछे भाई ध्यान से सुनो बच्चे। अमेरिका में रहता है। एक बार तो वो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया था, इस समय 6ठे नंबर पर है। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन में सबसे बड़ा शेयर उसका है। टोटल 60 कंपनियों में उसके शेयर हैं, हिस्सा है। उसका एक वाक्य है, ये वाक्य उसी में से निकला हुआ है, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न वाइल यू लर्न। वो कहता है एक जगह पर, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वॉज एट द एज ऑफ 11। मैं 11 साल का था जब मैंने कमाई करनी शुरू की। और अगला हिस्सा और मजेदार है उसका, बट नाउ एट द एज ऑफ 72 आई थिंक आई स्टार्टेड लेट। 11 साल का था जब मैंने कमाई करनी शुरू की, किंतु आज जब मैं 72 वर्ष का हो गया हूं तो मैं सोचता हूं कि मैंने देरी से शुरू की। मैंने 6-8 महीने 1 साल पहले कमाई शुरू कर सकता था। हमारे बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम नंबर 1 यही है। हम सोचते हैं कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, 24-25 साल का होने के बाद, बड़ी डिग्रियां लेने के बाद तब जाकर कमाई शुरू की जा सकती है। ये गलत धारणा है। और जिस लड़का 20,000 रुपये कमा रहा है, लड़की 20,000 रुपये कमा रही है पढ़ते हुए, वो जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी उसको 30,000 40,000 रुपये कमाना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी तो डे 1 से ही रोजगार युक्त है, वो कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। क्यों? एम आई राइट? इसलिए मैं कहता हूं हमारा रोजगार होना ये हमारे हाथ में है। दूसरा विचार, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। एक बार मेरे पीछे बोलो, डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। दूसरी प्रॉब्लम क्या हमारी, हम पढ़ाई अच्छी करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, लाने भी चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है एक छोटी सी नौकरी कोई मिल जाए। नौकर बनने के हमारे दिल दिमाग में रहता है। हमारे टीचर भी कई बार ये बताते हैं, घर वाले भी कई बार ये बताते हैं, हम तो यही सोचते ही रहते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम एरिया है, इसको ठीक करो। ए बच्चे आपस में अभी बात मत करो, बाद में करना।
आपके यहाँ अमित सर बैठे हैं ना, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया ये नौकरी करते, एमएससी की हुई थी, ये नौकरी करते थे। काफ़ी समय करने के बाद इन्होंने कहा कि नौकरी से मेरा नहीं चलेगा। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया। पहले ही 4-5 महीनों में 35 लाख का टर्नओवर हो गया और अब 8 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और आपके सिस्टम में कितने, 8, 10, 12 लोग तो होंगे? कितने लोग हैं? 100 लोगों को महीने का जॉब देते हो। ये देखिए, कहाँ तो जॉब सीकर थे, कहाँ 100 लोगों को जॉब प्रोवाइडर बने हैं। और प्रशांत सर से तो मैंने उठने से पहले पूछा ही, मैंने पूछा आपके टोटल सिस्टम में आपके कारण से कितने रोजगार पाते हैं? उन्हीं के मुंह से एक बार दोबारा सुनते, कितने लोग आपके सिस्टम से रोजगार पाते हैं? 750 लोग को रोज कामावर येतात आपल्याकडे। 750 लोग आते हैं और 100 लोग तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में से आते हैं। ये है, जरा ध्यान रखना, वाक्य लिख कर रखना अपने पास। आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, अगर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो इस वाक्य को हमेशा दिमाग में रखना। अगर जॉब सीकर रहते हैं प्रशांत जी, तो कहीं पर अभी 30-40 हज़ार की छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते, पसीना बहाकर भी, और आज आने के लिए तो इनके पास टाइम होता ही नहीं। टाइम क्या होता, हम इनको बुलाते ही नहीं, क्योंकि ये जॉब प्रोवाइडर है, इसलिए इनको यहां बुलाया गया है। थर्ड, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। एक बार मेरे पीछे बोलो, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हम लोग ना बड़ा यही सोच रहे थे, छोटे मोटी नौकरी, कोई दुकान कर लें, छोटा काम कर लें, इतने से नहीं चलता। नहीं भाई, थिंक बिग, बड़ा सोचो, थोड़ा नया सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो। एक जगह मैं बोल रहा था, एक लड़की खड़ी हो गई, हरियाणा की बात है, कहले अंकल थिंक बिग, बड़ा सोचना चाहिए, ओके, थिंक न्यू, नया भी सोचना चाहिए, बट आउट ऑफ बॉक्स ये क्या चक्कर होता है? मैंने उसको एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया। मैं कहा आउट ऑफ बॉक्स जो है ना, बाबा रामदेव होता है। क्या है? सारे हंसने लगे। मैं कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बाबा रामदेव हरियाणा के, मैं भी हरियाणा का हूं, मैं जानता हूं। और बाबा रामदेव आपकी तरह किसी बड़े कॉलेज के अंदर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए कभी ना। 10वीं 12वीं पढ़ के खानपुर गुरुकुल के अंदर दाखला ले लिया, वहां 1-2 साल विशारद वगैरह पढ़ी, तो फिर गुरुकुल, वहां हरिद्वार चले गए, बाबे के पास जाके योग प्राणायाम करते रहे, बस वही सीख लिया। और बाबा जी जितने अच्छे प्राणायाम योगासन करते हैं, उनसे भी अच्छे प्राणायाम योगासन करने वाले लोग हरिद्वार में बहुत हैं, उनसे कठिन योगासन करने वाले लोग हैं। बाबा रामदेव ने आउट ऑफ बॉक्स क्या सोचा, एकदम अलग से क्या सोचा। सारे अपने योगासन, अपने प्राणायाम, अपने स्वास्थ्य के लिए करते थे। बाबा रामदेव जी ने सोचा कि योग प्राणायाम ये सामान्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य लाभ का भी तरीका हो सकता है, और दूसरा, इसको करते हुए मैं इसकी में से अच्छी कमाई भी कर सकता हूं। उससे पहले किसी ने ये नहीं सोचा। सब क्या सोचते थे कि योग प्राणायाम तो ये योगी लोग करते हैं, ये जो बाबे नांगे घूमते रहते हैं वहां हरिद्वार में, वो लोग करते होंगे। प्राणायाम को इस देश और अपनी परमात्मा की समाधि के लिए होता होगा। योग और प्राणायाम ये सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, और इसके कारण से बड़ी कंपनी और बड़ी कमाई की जा सकती है। ऐसा एक नई सोच बाबा रामदेव ने सोची, इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना। और इसके कारण से बाबा रामदेव के पास कोई कमाई नहीं थी। वे एक सामान्य यादव परिवार, किसान परिवार के हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई वढ़ाई नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और आज बाबा रामदेव जी की पतंजलि कंपनी जो है
40,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 40,000 करोड़ रुपए की। आउट ऑफ बॉक्स सोचा मार्क जुकरबर्ग ने। उसको टेक्नोलॉजी का छोटा मोटा शौक था, अपने फ्रेंड्स इसमें बना सकता हूं क्या, उसमें से उसको फेसबुक का आइडिया सूझ गया कि मैं फ्रेंड्स क्रिएट करूं, किया शौक से। बाद में उसने सोचा इससे तो मैं करके बाकियों को भी करवा सकता हूं, दूसरों को भी यह तरीका हो कि उनसे पैसे ले सकता हूं, और आउट ऑफ बॉक्स की टेक्नोलॉजी से भी अपने दोस्त बनाए जा सकते हैं। इससे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक विकसित कर ली और वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा अमीर आदमी हो गया है। थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। मेरे पीछे दोबारा बोलो, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। फोर्थ है, मेरे पीछे बोलो, बी पैशनेट, हार्ड वर्किंग, रिस्क टेकिंग, रिलायबल एंड टेक्नो सेवी। ये 5 गुण होते हैं सफल उद्यमियों के। वो आप प्रशांत जी के पूछ लीजिए, श्वेता जी के पूछ लीजिए, किसी के पूछ लीजिए, पैशनेट रहते हैं। उन्होंने कहा जुनून, श्वेता बोल रही थी शायद, हाँ तुम बोल रहे थे, कौन बोल रहा, तुम बोल रहे थे, हाँ जुनून होना चाहिए। नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं जवाब ही कर लूंगा जी कहीं। अरे क्या बात है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, कठिनाई आ गई, घाटा पड़ गया, कुछ हो गया, उससे रोने बैठने से नहीं चलता ना। जो पैशनेट होते हैं, इच्छुक होते हैं, इच्छा शक्ति वाले होते हैं, हार्ड वर्किंग। मैंने पूछा नहीं है, लेकिन प्रशांत जी से अगर मैं पूछूं कि रात तक, या आपसे पूछूं रात को कब कितने कितने बजे तक आप काम करते रहते हैं? अभी नहीं, पहले करते, अब तो चलो ठीक हो गया। हाँ सवेरे 3 बजे उठते थे, रात के 11 बजे तक काम करते थे। मैं 9 to 5 वाले मानसिकता के जब रहते हैं तो वे बड़े नहीं बनते। सवेरे 3 बजे उठ के रात के 11 बजे तक जो चलते हैं वो फिर 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। प्रशांत जी की भी कोई पढ़ाई नहीं है, 7वीं 8वीं तक पढ़े हैं, आपसे कम पढ़े हैं, हार्ड वर्किंग है, रिस्क टेकिंग है। रिस्क तो इनको खैर देने को जरूरत ही नहीं, कुछ था ही नहीं तो रिस्क क्या, सारा रिस्क ही रिस्क है। रिलायबल, विश्वसनीयता। इन्होंने कहा कि कोई भी आकर मेरी फैक्ट्री देखो कितनी सफाई, कितना सिस्टम है, ये रिलायबिलिटी बढ़ाता है, विश्वसनीयता बढ़ाता है, और जो विश्वसनीय होता है लोग उसको बिजनेस देते हैं। और अंत में है टेक्नो सेवी, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने वाले होने चाहिए। और अंतिम 5वां है नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट, नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। जो लोग नेशन को फर्स्ट रखते हैं, अमीर तो शायद रतन टाटा से बड़े और भी भारत में हैं, लेकिन रतन टाटा को लोग इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि वे नेशन फर्स्ट, देश को पहला स्थान रखते हैं। अपने दिल दिमाग में देशभक्ति का भाव, दूसरों की कुछ मदद करने का भाव। नेशन यानी क्या होता है? दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोगों को मदद करने का भाव। और स्वदेशी मस्ट, अपने देश में स्वदेशी आए, स्वदेशी कल्चर आए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़े। नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट जो रखते हैं वो अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को प्रतिष्ठित करते हैं। मैं ऐसे 100 लोगों की स्टोरी सुना सकता हूं आप लोगों को, लेकिन मैं जरा आप लोगों से आज बातचीत करने के लिए इसीलिए दिल्ली से आया हूं कि हम लोग जो अपने जीवन की स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, इससे पहले हम बच्चे थे, वो 10वीं तक जब होता है बच्चा तो वो उसका बचपना रहता है। बाकी जब हम 11वीं 12वीं और इससे ऊपर आने शुरू होते हैं तब हमारी व्यवहारिक जिंदगी प्रारंभ होती है। इन 5 अगर नियमों का, सिद्धांतों का आपने ध्यान रखा, मैं पक्के दावे के साथ कह रहा हूं कि आप में से कोई भी जिंदगी में बेरोजगार नहीं होगा।
क्यों? ये कोई सिद्धांत मैंने वहां पर बैठ के गड़े नहीं है अपने आरकेपुरम के कार्यालय में, नो। वो इस टाइप के हमारे जो 5-6 आज यहां पर हमारे अतिथि बैठे हैं, ऐसे लोगों से प्रैक्टिकली मिलकर उन्होंने जो बोला, जो ऐसे मिलेनियर बिलेनियर बने, उन लोगों के प्रत्यक्ष जो मैंने पढ़ा, उसके आधार पर ये 5 सिद्धांत और नियम आप लोगों के बीच में डाले। हम सब लोग मिलकर जब इनके ऊपर चलेंगे तो देखना आपको कितना आनंद आएगा। पहले तो टेंशन रहेगी नहीं, और आएगी भी सही तो बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी, अगर आप पैशनेट रहे, अगर आप हार्ड वर्किंग रहे, अगर आप रिलायबल रहे, अगर आप टेक्नो सेवी रहे। तो स्वावलंबी भारत अभियान सारे देश में चल रहा है, सब युवाओं में चल रहा है, और युवाओं से बल्कि आह्वान कर रहा है कि आप लोग आगे आओ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लाखों लाखों लोगों को बताने की जरूरत है, और बताने से आगे के भी कई काम करने की आवश्यकता है। आज आपके कॉलेज में हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया था रोजगार के लिए, मुझे मालूम नहीं आप लोगों में किसी ने भरा कि नहीं भरा, mysba.co.in, ये हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है युवाओं को रोजगार देने के लिए, जॉब से लेकर स्टार्टअप तक के आइडिया देने के लिए। आप भी mysba.co.in, पहले उद्यमी UDAYMI udymy.mysba.co.in, इस पर जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और रोजगार की इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। पहली बात। और अंतिम बात, एक आह्वान भी आप लोगों से करता हूं, आप में से जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो जरा हाथ खड़ा करो। +1 +2 वाले ने मत खड़ा करना, अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वाले, ठीक। ये इन से आह्वान करता हूं, हम लोग इस देश को पूर्ण रोजगार युक्त करने के अभियान में लगे हैं। देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में जा रहे हैं, +1 +2 के स्कूल में या 11 12 वाले स्कूल में। इसके लिए बड़ी मात्रा में वॉलंटियर्स की जरूरत है, जो कहें ठीक है सतीश जी, जैसे आप कर रहे हैं, मेरे साथ आकाश जी आए हुए हैं, वो कर रहे हैं, या बाकी कार्यकर्ता कर रहे हैं, और हमारे पूर्णकालिक बीच में खड़े हैं, मैं भी इसमें जो है समय लगाकर वॉलंटियर बनने को तैयार हूं। क्या क्या करना होगा, चलो वो सिस्टम से स्वावलंबी भारत अभियान की टीम बता देगी। लेकिन जिनको लगता है इस देश की बेरोजगारी इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ी इस देश के लिए बीमारी है, इसको दूर करने के लिए मुझे अगर अपना 1-2 साल लगाना पड़ा तो मैं तैयार हूं। ऐसे भी आप लोगों में से सोचिए, 1947 से पहले देश की आवश्यकता थी देश को स्वतंत्र कराना। उसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष बोस, झांसी की रानी, इन सब ने अपने बलिदान दिए। आज देश आजाद है, आज स्वतंत्रता कराने के लिए बलिदान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज देश की जरूरत है देश को पूर्ण रोजगार युक्त करना है, देश को गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त करना है। इसके लिए आज की नई देशभक्ति है देश को पूर्ण रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त करने की स्वावलंबी भारत अभियान के रोजगार योजना में अपना समय देना। इसलिए जो +1 +2 वालों से अभी नहीं करते, क्योंकि अभी उनको आगे पढ़ाई करनी है, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर वाले हैं, और जो ये बच्चे कहते हैं कि ठीक है हम इसमें वॉलंटरी है ना, कोई आपको दिल्ली नहीं ले जाना है मैंने अपने साथ कि चलो भाई दिल्ली ले चलते हैं, दिल्ली नहीं ले जाना, अपने यहाँ पर रहते हुए ही, लेकिन हम कर सकते हैं, इसमें समय लगा सकते हैं। ऐसे जो लड़के लड़कियां फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल वाले होने चाहिए। वो जरा हाथ खड़ा करो अपना, ऊपर अपना ऊंचा भी हैं। अच्छा चलो, अब सारे को तो नहीं ले जा सकते, इनमें से 11 की टीम बनाएं। ले तो जाना भी कहाँ है, 11 लोगों की टीम यहीं के लिए बनाएंगे, आप ही के कॉलेज के लिए सारे प्रोसेस में लाएंगे। तो 11 लड़के या लड़कियां खड़े हो जाओ, केवल 11, कि ठीक है हम इसके लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी शनिवार इतवार है तो पूरा समय इस काम के लिए लगा सकते हैं। ऐसे 11 लोगों की एक यहाँ टीम बनाएंगे वॉलंटरीली, अपने इच्छा से। चलो 11 लड़के खड़े जाओ, लड़के लड़कियां जो में से कोई खड़े जाओ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे भाई 15 हो गए भाई, 4 कम करेंगे इनमें से। जिसको बैठना हो बैठ जाओ। वो लड़की तो बैठ ही गई। भाई 3 तो लड़कियां कम से कम चाहिए। कौन कौन है? अच्छा, एक तो वो आई थी, शाबाश। क्या नाम है आपका? रुचि यादव। आप कौन सी क्लास है? 2 सेकेंड ईयर। और इधर जो लड़की खड़ी है इसका नाम क्या है? हाँ, कौन सी क्लास है? बीकॉम सेकेंड ईयर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए भाई, 3 कम करने हैं। जिसको अभी लड़कियां तो नहीं बैठ क्योंकि 3 तो मिनिमम चाहिए। लड़कों में से कोई 2 या 3 बैठना चाहते तो बैठ जाओ। बाद में मत कहना, लड़कों को तो रात को भी भेजेंगे काम पर। ये नहीं कहना अंकल अब तो रात के 8 बज गए, अब मैं थोड़ी, अब तो मम्मी बुला रही है मेरे को। अच्छा चलो ठीक है, आप पक्के हैं? इनके नाम पे ताली बजा दो भाई जरा। ये 14 के 14 लोग बाद में यहाँ आकर मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे और इनके नाम वगैरह आप में से कौन लिख देगा इनमें? नाम और फोन नंबर। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? कौशिक। और तुम ये, हाँ क्या नाम लड़की? ठीक, आप दोनों मिलके इन 14 के नाम, क्लास, कॉलेज और फ़ोन नंबर ये लिखकर, क्या नाम है, यहाँ प्रशांत सर को दे देना। प्रशांत सर आगे आ जाओ। ये प्रशांत सर, तो लोग मिलकर बाकी लोगों को भी सारे लूप में लाने के लिए करेंगे। जो जो काम होगा यहाँ से देते रहेंगे। ठीक है, एक बार लास्ट में इनके लिए ताली बजाओ, फिर इनको बिठा देंगे। देखो भाई, इस स्वावलंबी भारत अभियान में हम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, वहाँ तक भी जा रहे हैं। हम सब लोगों मिलके इस देश के करोड़ों लड़के लड़कियों को रोजगार युक्त करना है और रोजगार युक्त करते हुए भारत को विश्व का सबसे महान देश बनाना है। इसलिए हमने कहा नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। एक बार अंत में ये बोल के फिर मैं समाप्त करूंगा। नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। हम सब लोग मिलकर इन 5 सिद्धांतों, इन नियमों को ध्यान में करके प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करें। मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपना कैरियर, अपने परिवार का सुख और देश को समृद्धि की राह में लाने में जो है निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आपने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वदेशी, जय भारत। हम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, हम राष्ट्रगीत कहेंगे और फिर आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कार्यक्रम पूरा होने को एक बॉक्स मिलेगा, वो बॉक्स जरूर लेकर के जाएं, इतना ही विनती करूंगा। सब लोग सावधान में खड़े रहेंगे, सावधान। अभी आवाज आपस में बंद करेंगे, राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की वंदे, जय स्वदेशी। मैं कहूंगा जय स्वदेशी, सबने कहना है जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी।
मैं कहूंगा जब भी बाजार जाएंगे सबने कहना है सामान स्वदेशी लाएंगे। जब भी बाजार जाएंगे, जब भी बाजार जाएंगे। धन्यवाद। जो भी एंटरप्रेन्योर हैं वो रुके रहेंगे। जिनको यहाँ पर आने के लिए बताया है फोटो के लिए, वो तुरंत स्टेज पर आ जाएं और उनकी तस्वीर ली जाएगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स है जो यहाँ पर आए थे अभी, एंटरप्रेन्योरशिप जिनका शुरू है अभी, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने भी यहाँ पर आना है, उनकी भी एक तस्वीर यहाँ पर ली जाएगी। आपके आज के इससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है उद्योजिका बनने का। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये फोटो दिल्ली जाएगी आप लोग। मोबाइल वाले भैया, हेलो।